बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में एक चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि आज दफ्तर जैसे ही ईद की 3 छुट्टियों के बाद मैं एंटर हुई हूँ तो एकदम से फिर से वही याद ताज़ा हो गई है। अंसार नकवी साहब, जिनको एक्चुअली बुलाना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जिस तरह के वो शफीक इंसान थे, जिस तरह से हम दफ्तर में उनको देखते थे, एक चीज़ दोबारा से जो है वो आपको जो ना चाहते हुए भी हम उनको नहीं भूल पा रहे हैं। और हमारे घर दफ्तर ख़ास तौर पे सभी लोग जो हैं इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। आदत हो जाती है आपको, जिस तरह से उनका ऑफिस खाली है, आते जाते हर कोई उनको देखता था, हर कोई उनके बारे में बात करता था और अब इतना बड़ा सानेहा कि हम इसको चाहते हुए भी भुला नहीं पा रहे हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस चीज़ का जिक्र भी कर सकूं। हर जगह ऑफिस में बैठे हुए बार बार डिस्कशन ही हो रही है, आप उस चीज़ में से बाहर नहीं। ईद के 3 दिन भी इसी तरह से गुजरे हैं कि अंदाज़ा भी नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी के मौके पर आपको इतना बड़ा गम मिल जाएगा जिससे आप बाहर ही नहीं निकल सकेंगे। खैर, दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और ख़ास तौर पर उनकी फैमिली जिनके लिए ये बहुत बड़ा सानेहा है, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी क्या है डेली सिटी 42 की, वो मैं आपको बताऊंगी। ज़िले इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, लाहौर में मुर्गी 400 रुपये किलो। ईद की छुट्टियां, शहर में कोरोना 6 मरीज जाम बहक, 733 नए केसेस। खाली सड़कें, तेज रफ्तारी। ईद की छुट्टियों के दौरान शहर में 452 हादसा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बजट का जारी शुदा 70% भी खर्च ना कर सका, मंसूबे मुकम्मल ना हो सके। टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है भट्ट साहब? अल्लाह का शुक्र। ईद के मुबारक दीजिएगा आप। नहीं भट्ट साहब, ये तो मुझे खुद भी पता है कि ईद के मुबारक। जिस तरह से हमने खुद परेशानी में ईद गुजारी है, मैं अभी यही चीज़ इंट्रो में भी डिस्कस कर रही थी कि ना चाहते हुए भी एक सोच बार बार आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, चाहते हुए भी ना आप, मतलब जिस टाइम आप थोड़ा सा सोच से बाहर भी निकलते थे, कहीं ना कहीं आपको दोबारा वो चीज़ सामने नजर आ जाती थी। खैर, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। सिर्फ दुआ है और इसके अलावा कुछ नहीं, और इससे बड़ी चीज़ हमारे पास अब उनके लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे घर का एक बड़ा रुखसत हुआ है। बिल्कुल। और वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ना चाहते हुए भी हम उनकी याद को नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब घर का बड़ा चला जाता है तो उसकी याद नहीं जाती है। इनके वो खुद तो चला गया, जिस्मानी तौर पर तो वो चला गया, हमसे रुखसत हो गया, लेकिन उसकी यादें नहीं जाती हैं और हम उसे जाने भी नहीं देंगे। मैं आपको बिल्कुल बताऊं, हर लम्हे अंसार नकवी हमारे साथ हैं, हर लम्हे। मैं आज जैसे ही ऑफिस के गेट के अंदर एंटर हुई, मुझे वो अलविदाई उनका जो एक बनाई गई है वीडियो, वो मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। और वो था ना कि आप यकीन ही नहीं करते एक बात पे कि इस तरह से हो जाएगा, वो वाली कंडीशन। मैं अभी जब स्टूडियो आ रहा था तो आपको पता रास्ते में ही तो मैं वहां पे रुक के, काश वही बात के, काश वक्त को हम पीछे की तरफ इसका पहिया घुमा सकते तो हम इस हादसे को भी रोक लेते और इतनी कीमती जानें भी ज़ाया न होती। काश, सिर्फ काश। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात है, जो वो फैसले करता है उसमें कहीं ना कहीं बेहतर अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि इसमें क्या बेहतरी है। तो इसलिए सब कुछ उन्हीं के पास है। टॉप स्टोरीज की तरफ आए, टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। खबर कुछ अच्छी नहीं है। हम सिर्फ भट्ट साहब ये मुश्किलात, ये परेशानियां, और लोग कहने लग गए हैं कि कभी कोई अच्छी खबर भी डिस्कस कर लिया करें। इवन मुझे सोशल मीडिया पर मैसेजेस आए होते हैं, अब हम अच्छी खबरें कहाँ से लेकर आए जब हमारे इर्द गिर्द यही सब हो रहा है कि लोग परेशान हैं, महंगाई हो रही है, फिर कोरोना के बाद जारी हैं। तो जब खबरें ही ये सब होंगी तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। खैर, जिले इंतजामिया नाकाम, लाहौर में मुर्गी 400 रुपए किलो। त्यौहार और उस पे महंगाई, क्या कहेंगे भट्ट साहब आप? ये महंगाई ना हो तो वो त्यौहार ही कोई नहीं है।
महंगाई ना हो, कोई भी त्यौहार इसके बगैर जो है ना वो कंप्लीट नहीं है। जिस तरह आप कहें ना कि ईद पर सवैयाँ ना बने तो ईद नहीं लगती है, इसी तरीके से ईद पर और ऐसे हर मौके के ऊपर महंगाई ना हो, ईद नहीं लगती ये पॉसिबल नहीं है। और आप ये देखें 400 रुपये फी किलो मुर्गी का गोश्त मिलता रहा है। हमारे वजीर सनत साहब ने क्या कहा था, अगर मुझे पता होता तो मैं उनका वो शॉर्ट सुनवाता। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता ये बिके, तो देखिए बिका ना 400 रुपये है। ईद भी उन्होंने लाहौर में मनाई, तो मुझे बताएं उन्होंने जो विजिट किए उनके विजिट्स का क्या फायदा हुआ? आपको माह रमजान में कहीं पर इंतजामिया की, कहीं पर गवर्नमेंट की रेट नजर आई? दावे तो तब भी बहुत बड़े बड़े किए गए थे, तब भी मिनिस्टर साहब ने विजिट भी किए थे, आपके सामने ही है। एक दिन बाद, एक घंटे बाद, एक मिनट बाद आप बता दें कि महंगाई आपको कहीं पर भी नजर आई कंट्रोल होती हुई? ये तो सब सिर्फ अब बातें रह गई हैं मेरे ख्याल से। सर बातें और फोटो सेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि हुकूमती रिट कोई 100 में से 2%, चले 10% ही हो, मैं आपको बताऊं 2% भी नहीं है हुकूमती रिट। जिसका जो दिल चाह रहा है, आप ये देखें उससे पहले मुर्गी का गोश्त जो है वो तकरीबन 200 के राउंड अबाउट घूमता रहा। और मजेदारी वाली बात है, मैंने अपने घर वालों को कहा भी, और मैं कहा मुर्गी का गोश्त मंगवा कर रख लो, नहीं इतने जाके महंगा हो जाना जे। तो आगे से जवाब मिलता था फ्रिज में जगह कहाँ पे है। तो वही देखें, अब 400 रुपए किलो, आप मुझे बताएं कौन खाएगा मुर्गी का गोश्त? ऐसे ही है। इससे बेहतर अगर 400 रुपए किलो मुर्गी का जो गोश्त लेना है आपने, तो फिर थोड़े से पैसे और डाल के मटन ले लें आप। गोश्त तो पहले ही गरीब नहीं खरीद सकता है, और उस पर आपने मुर्गी का गोश्त भी जो है गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। सब्जियां हैं तो वो महंगी हैं, क्या खाएंगे लोग? सर वो कहते हैं घास खाएं, पत्थर खाएं, मट्टी खाएं। ये अभी वाफर मिकदार में जो है ना वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। किसी भी सड़क पे खड़े हो जाए, मुंह खोल के खड़े, मेरा तो ख्याल है हुकूमत को चाहिए वो ऐसे ही कर दे, वो मुख्तलिफ स्टॉप्स बना दे, रोटी छोटी छड्डो जी, मुंह खोलो, मट्टी खा लो। बट सर मुझे इंतजामिया की रिट बता दें कि इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल पर क्यों खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है? कहाँ है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, कहाँ है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट? स्पेशल डेज में भी अगर इनकी ड्यूटीज लगाई गई हैं तो ये नजर नहीं आ रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज। सर वो कोरोना ढूंढने निकले हुए हैं अपने वजीर आला के साथ, अपने बाकी ना तो वजीर आला को अब तक मिला है, ना तो इनको मिला है, ये पता नहीं कहाँ टाइम। सर स्पेशल टास्क दिया हुआ ना, देखे ना कोरोना है, कोरोना को उन्होंने ढूंढना है, तो वो जो SOPs दिए हुए उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जब उनको कहा जाता है घर में बैठ जाएं, वो वैसे ही ऑलरेडी घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तो वो घर में बैठ के मोबाइल फोन के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर जो है, अगर किसी के पास iPad है या कंप्यूटर, तो वो उसके ऊपर बैठ के कोरोना को ढूंढ रहा है कि शायद अब इनको भी ये चीज जो है अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए लोगों को भी, कि अब हमने इसके साथ जीना है। मतलब जिस तरह से टाइम गुजरता चला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इन चीजों में इजाफा होता चला जा रहा है, आप कितनी अपनी जिंदगी को महदूद कर सकते हैं, कितना आप घरों में डर के बैठ सकते हैं, अपने आप को यही एहतियात ही है। आप जहां कहीं पे भी जा रहे हैं, जरूरी काम के लिए सिर्फ और सिर्फ निकले, दूसरा आप अपनी एहतियात करें। एहतियात तो है ना हमारी सरिश्त में शामिल ही नहीं है कि हमने एहतियात। आपने ईद पे नहीं देखा, देखिए हम ईद के 3 दिन ड्यूटी पे रहे, आज भी हम, आज चौथा दिन है, हम आज भी ऑफिस हैं। क्या आपको ईद के दिनों के अंदर सड़कों के ऊपर कोई नजर आया कि किसी ने एहतियात बरती हो? आप बिलीव करें, मैं परसों रात को सिर्फ जायजा लेने के लिए बाहर निकला, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, कि मैं देख के आऊं बाहर सूरत हाल क्या है। आप बिलीव करें कि बट साहब इसको हम अगली खबर के साथ डिस्कस करेंगे, उसमें ईद की छुट्टियों के हालात डिस्कस किए गए। अभी हसन ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन, थैंक यू सो मच। ये जो मुर्गी का गोश्त 400 रुपए तक बिकता रहा है, पहले तो इसका जवाब बताइए, क्या वजह थी जो गोश्त इतना महंगा हुआ, और फिर इंतजामिया कहीं नजर आई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट में कहीं नजर आए, दूसरा लोगों का इस पे क्या शिकवा था? बिल्कुल अना, इसमें तो सबसे अहम बात है वो ये है कि कोरोना वायरस की वबा के हवाले से सिलसिला शुरू हुआ, तो उस वक्त जो पोल्ट्री फार्मर थे वो थोड़ा मोहताज थे और उन्होंने जो चूजा है वो नहीं डाला, जिसकी वजह से इस वक्त जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक शहर में नहीं आ रही मुर्गी के गोश्त की, और यही बुनियादी वजह है जिसकी वजह से कीमत में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस हवाले से जो लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर है तारिक जावेद, उनका कहना है कि फार्मर की तरफ से जो है वो जिंदा मुर्गी 190 रुपए में फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है
तो वो मुतासर हो रही है, और इतने में जो दुकानदार है वो किसी भी सूरत में मुर्गी फरोख्त नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी निर्खनामे की अगर बात करें तो सरकारी निर्खनामे पर गोश्त जो है मुर्गी का, उसकी कीमत 260 रुपए फी किलो मुकर्रर है। लेकिन शहर के किसी भी इलाके में सरकारी निर्खनामे पर पहले तो सब्जियां और फल फरोख्त नहीं होते थे, अब मुर्गी भी फरोख्त नहीं की जा रही, और शहर में मुर्गी का गोश्त जो है वो 350 रुपए फी किलो तक जो है फरोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि गुज़िश्ता रोज दिनों में हमें सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल जो है वो थोड़े से मुतहरिक नजर आए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ ईद से कबल जो है वो मुज़ाकरात किए थे, और मुज़ाकरात में जो फैसला किया गया था कि मुर्गी का गोश्त ईद के दिनों में 260 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाएगा। लेकिन ईद के दिनों में किसी भी सूरत में मुर्गी का गोश्त जो है कहीं पे भी 260 रुपए में फरोख्त नहीं किया गया, जिसका शिकवा जो है वो शहरी भी करते नजर आए, और शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे करती नजर आती है, जबकि अमली तौर पे कीमतों को कंट्रोल करने के लिए या कोई कीमतों का मैकेनिज्म बनाने के लिए हुकूमत के पास कोई इक़दाम नजर नहीं आते। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल पर आपने हमें बताया। बट साहब मुझे ये बताइएगा, जो मियां असलम इकबाल साहब की मुलाकात हुई है इसमें 260 रुपए कहा जा रहा था पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ, अब जब रेट फिक्स हो गया उसके बाद वाली सूरत हाल, मतलब क्या जवाब बताया जा रहा है? आपका रेट फिक्स हो गया, उसके बाद भी आप कीमतें, फिर ये तो मुनाफाखोर माफिया मुतहर्रिक है ना? देखिए वो तो ऑलरेडी मुतहरिक है ही है। आप मुझे ये बताइए, लेकिन इस दफा बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने में आया है। सर बिल्कुल आएगा। देखिए जब आप सिर्फ फोटो सेशन की हद तक रहेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, मैं मियां साहब के ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं करता, मैं ये कहता हूँ आप ये देखें कि उनकी टांगे जो उनसी हैं, टांगे उन बेचारों की दो हैं, हाथ भी उनके दो हैं, अब वो कहाँ कहाँ पे उन्होंने फंसाए हुए हैं आप ये भी तो देखें। कोरोना के ऊपर मार्केटों वालों के साथ और चैम्बर के साथ नेगोशिएशन कौन कर रहा है? मियां असलम इकबाल कर रहा है। अब मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन कौन ले रहा है? मियां असलम इकबाल कर रहा है। कहीं और किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर बातचीत जाके कौन कर रहा है? मियां असलम इकबाल कर रहा है। तो मियां साहब ने खुद ये सारी चीजें अपने ऊपर सवार की हैं। या तो आप एक टास्क संभाल लें कि आपने कोरोना के ऊपर मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और बाकी जो मामलात हैं उनके ऊपर आपने काम करना है। आप एक तरफ वो भी कर रहे हैं जो सबसे अहम चीज, दूसरी तरफ आप मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, जब आप दो कश्ती के सवार होंगे तो किस तरीके से जो है आप सफर कर पाएंगे? आप तो डूबेंगे, आप खुद भी डूबेंगे, कश्ती को भी ले डूबेंगे। असल इशू ये है कि आप एक चीज के ऊपर फोकस करें कि मैंने करना क्या है। अपनी लाइन पहले तय करें कि मैंने मुनाफा के खिलाफ जाना है या मैंने मार्केटों के टाइमिंग तय करने की तरफ जाना है। जब आप अपने आप को फोकस कर लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि आप परफॉर्म भी कर सकेंगे। मैं ये नहीं कहता, मियां असलम इकबाल मेहनती आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो नीचे से ऊपर आए हैं, उनको पता है अवामी मुश्किलात क्या हैं। फ्रैंकली, ऑनेस्टली देखिए, इतनी दफा वो इलेक्शन जीता है तो इसका मतलब है कि उनको पता है चीजों का। लेकिन जब आप दो कश्ती के सवार बनेंगे तो फिर यही मामला होगा। बट साहब एक कमेंट आपका प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के लिए भी मुझे चाहिए। एग्जैक्टली आपको याद है वो एक आबिद मीर साहब थे, बड़ा वो बढ़ के मारते थे, मौला जट की तरह आके आपके प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में बैठ के और कहते थे हम सब गलत। कहीं नजर आए आपको? ढूंढ रहे हैं, मिले जरा ढूंढे किधर ना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आपको किसी जगह पे, अगर कहीं भाई। बल्कि मैं तो जब साहब आपको पता है स्पेशल दिन है, मुनाफाखोर मुतहरिक होंगे, इनकी स्पेशल ड्यूटीज लगनी चाहिए। जब ईद के रोज कहा जाता है कि हर तरफ लोगों ने खरीदारी भी ज्यादा करनी है क्योंकि लोगों का आना जाना ज्यादा होता है, घर में सभी लोग होते हैं, चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, उस पर इस तरह से मुनाफाखोरी करना और फिर कोई पूछने वाला ना होना, ये चीजें समझ से बाहर है। किसने इस पे नोटिस लेना है ये अभी तक हम लोग खुद नहीं समझ पाए हैं। खैर, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर हमारे पास है ईद की छुट्टियां और शहर में कोरोना से 6 मरीज जाम बहक हुए हैं और तादाद नए केसेस की 733 सामने आई है। क्या कहेंगे भट्ट साहब? सर इस पे कहने के लिए कुछ भी नहीं है, ना उन्होंने बाज आना है ना हमने बाज आना है। सही बात है ऑनेस्टली। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जो बात की थी, मैं ना यकीन करें मैं अब स्पेशली अपने घर वालों का शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली ऑनेस्टली अपनी वाइफ का। देखिए हम अपने घर से कहीं नहीं गए, मैं अपने ससुराल नहीं गया। मैंने उनको कहा जी कोरोना मैं नहीं आऊंगा, मैं टीवी पे बैठ के रोज भाषण देता हूँ
کہ جی گھروں سے نہ نکلیں اور میں اب گھر سے نکل کے میں چلا جاؤں. اور میرے گھر والوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا, ہم گھر میں رہے. دیکھیں اپنے آپ سے شروع کیا ہے, لیکن میں نے سڑکوں کے اوپر دوران ڈیوٹی جو کچھ دیکھا ہے نا, موٹر سائیکل پہ پوری فیملی ہے. obviously اس سے آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یار ہم لوگ کیا پلان کر رہے ہیں, ہم لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں اور یہاں پہ دنیا کا حال گاڑی بھری ہوئی ہے بچوں کے ساتھ, کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا, گاڑی بھری پڑی ہے. میں نے تو جو چاند رات کو مناظر دیکھے ہیں نا آفس سے جاتے ہوئے, میں تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئی ہوں کہ جیسے ہی اناؤنس ہوا ہے کہ کل عید ہے, مارکیٹوں میں رش تھا کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. مطلب چاند رات والے دن بالکل تقریباً 9 سے 10 بجے کے درمیان کون سی ایسی شاپنگ ہے جو ایک دم لوگ امڑ آئے ہیں. اور آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیا پلان کرتے ہیں اپنے لیے, کیا سوچتے ہیں اپنے لیے, اپنی زندگی سے آگے ان کو کیوں یہ چیزیں, سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. اچھا کیا اس صورتحال میں کسی جگہ پہ یہ لگا کہ لوگ بھوکوں مرے ہیں؟ کوئی فیلنگ آئی آپ کو جس طرح مارکیٹوں کے اندر ہر قسم کا آپ کو خریدار نظر آیا ہوگا, ہر قسم کا. دیکھیں عید ہے, بچوں کے لیے عید بچوں کی ہے, شاپنگ بالکل کریں, بچوں کے لیے ضرور کریں اپنے, لیکن کیا کسی جگہ پہ آپ کو یہ فیلنگ آئی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر فاقے ہیں, لوگوں کے گھروں کے اندر بے روزگاری ہے؟ حالانکہ ہم لوگ خود یہ چیزیں بار بار ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ پریشان اتنے ہو گئے ہیں, لوگ فاقوں تک آ گئے ہیں. اور اب جو ہم نے اینڈ والے روزوں میں چاند رات پہ تصویر دیکھی, آپ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کہاں سے فاقے ان لوگوں کو, کون سے لوگ ہیں ہم جن کو ہر روز یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں, گھروں میں محصور ہو کر لوگ رہ گئے ہیں, ان کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں تو دیکھ کے ایک دم سے آپ کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ. یقین کریں نا, میں نے ہر قسم کا طبقہ فکر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر دیکھا جو بے تحاشا شاپنگ کر رہا ہے. اچھا کوئی ایک آدھ چیز آپ نے خرید لی, رائٹ ہے ہر ایک کا کہ آپ خریدیں, عید کی خوشیاں منائیں, اس میں ضروری ہے, لیکن آپ کا اتنا رش اور ہر دوسرا بندہ آپ کو باہر پھر بچوں کے ساتھ کوئی گھر کا شاپنگ بیگز پکڑے ہوئے ہیں, بھرے ہوئے ہیں. میں پریشان ہو گیا, کیڑی بے روزگاری, کتھے فاقے, کتھے روندے پینے, کون کہہ رہا ہے فاقے ہیں, کون کہہ رہا ہے کہ بھائی بے روزگاری ہے. اور اچھا شاپنگ کے بعد آپ یہ دیکھیں عید کے دنوں میں میں مال روڈ کیا, لیبرٹی کیا, یعنی کہ جتنے فوڈ پوائنٹس تھے, یعنی کہ میں رات 10 بجے نکلا ہوں اور سڑکوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں, سڑکوں کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کہ جنہوں نے کوئی آئس کریم لینی ہے یا کوئی برگر لینے والا ہے, یا کوئی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے, کون کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, کس قسم کا بھائی, یہ بڑی بے خوف قوم ہے. اب بھی آپ یہ دیکھیے گا, اب ہم روٹین میں آج سے سٹارٹ ہوں گے. یہ 6 پیشنٹ وہ ہیں جو ریکارڈ پر آئے ہیں, جو سرکاری ریکارڈ ہے. یہ سرکاری ریکارڈ سے اگر ہم ہٹیں گے, ہم جانا نہیں چاہتے ہٹیں گے, یہ آپ کو کیسز بھی زیادہ ملیں گے, یہ آپ کو کیجوالٹیز بھی زیادہ. ایسے ہی ہے. اچھا بٹ صاحب, اب یہ چیزیں تو آگے چلتی رہنی ہیں. اب جو فیصلہ کیا گیا ہے شاپنگ مالز اور بازار کو شام 5 بجے تک کھولنے کا, 9 سے 5, اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے, آپ پہلے بھی کر رہے تھے, آپ نے 5 بجے تک کر دیا ہے. میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کاروبار زندگی چلانا چاہتے ہیں, لوگوں کا معاش کا حرج نہ ہو, تو ٹھیک ہے. یہ 5 بجے والا فیصلہ میں اس کو اس لحاظ سے بہتر سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں 12 بجے اٹھ کے آپ دکانیں کھولیں, رات 12 بجے جا کے آپ دکانیں بند کریں. آپ مجھے بتائیں کس جگہ پہ ایسا ہوتا ہے؟ آپ بھائی صبح اٹھیں 9 بجے اپنی دکان کھولیں اور 5 بجے آپ بند کر کے گھر جائیں. آپ اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دیں گے. سب سے بڑی بات یہ آپ کو اس بات کی نہیں ہوگی کہ جی ہم اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں, سب سے بڑی چیز یہ ہوگی پھر. اور میرا خیال ہے کہ اس کو مینٹین کرنا چاہیے. میں وہی کہہ رہی ہوں, انشور کرانا چاہیے نا کہ اگر 5 بجے کا مطلب ہے 5 بجے, اس کے بعد بھی جو مارکیٹیں کھلی ہیں پھر ان کا پرسان حال کون ہے؟ اور پھر جو ایس او پی کی بات کی جاتی ہے وہ تو ہمیں خیر پہلے دن سے کہیں نظر نہیں آئے ہیں. اب یہ ہماری اپنی ریسپانسبلٹی ہے نا کہ اگر مجھے اب ضروری کام کے لیے obviously اگر 2 سے 3 مہینے میں بازاروں میں نہیں گئی ہوں تو اب مجھے جانا پڑے گا. الٹیمیٹلی آپ کی ضرورت ہے, آپ کو بنیادی چیزیں جو ہیں وہ خریدنی ہیں. آپ کو کپڑوں کی خریداری کے لیے جانا پڑتا ہے, آپ کو ضروری اشیاء کی خریداری کے لیے جانا پڑتا ہے. گھر میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ نہیں بیٹھ سکتے. اب میری ریسپانسبلٹی ہے نا کہ اگر میں جا رہی ہوں بازار تو میں اپنے اینڈ پہ کیا کر رہی ہوں. اگر ہم سب لوگ مل کے یہ سوچیں گے تو میرے خیال سے تبھی لائف سٹائل کا حصہ بنا لینی چاہیے. ایگزیکٹلی, اس کو اب آپ کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے کہ ہماری لائف سٹائل, اور اس سے بہترین موقع آپ کے پاس کوئی نہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور اس میں خبر بھی دے دوں.
ہم جب بھی کرونا سے نکلیں گے، جب بھی انشاءاللہ بڑی جلد جو آزمائش ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تجویز یہ آلموسٹ فائنل کر لی گئی ہوئی ہے کہ ہم نے اس اوقات کار کو پرماننٹلی کرنا ہے. اچھا. اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے باقاعدہ کہ اس اوقات کار کو کیا اس سچویشن سے نکلنے کے بعد ہم پرماننٹلی کریں یا اس کو وہی روٹین پہ لے جائیں. لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے اس کے اوپر یہی پائی گئی ہے کہ اس کو یہی رکھا جائے. اگر زیادہ سے زیادہ بھی کرنا ہے تو اس کو 7 بجے تک یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک لے جایا جائے کہ 8 بجے ٹوٹل مارکیٹ جو ہے وہ کلوز ہو جائے. دیکھیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. میں جو سمجھ ہم اپنے بجلی بحران پر ابھی تک قابو نہیں پا سکے. ہمارا سب سے بڑا ایشو ہی انرجی ہے. ڈیمز ہم بنا نہیں رہے ہیں اور اب مجھے دور دور تک کوئی چیز نظر بھی نہیں آتی ہے کہ آپ بنا پائیں. فی الحال تو جلدی کچھ ہوتا نظر بالکل نہیں ہوتا. آپ کرونا کے اندر پھنسے ہوئے، آپ نے سارا کچھ کرونا کے نام پہ اسی کے اندر جھونک مارنا اور ہونا ادھر بھی کچھ نہیں ہے. اگلی خبر پہ آئیں گے وہ صحت کی طرف تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے. طے یہی کیا گیا ہے کہ جب بھی نکلیں گے تو اس اوقات کار کو کنٹینیو کریں گے یا زیادہ سے زیادہ 8 بجے تک لے جائیں گے. بٹ صاحب یہاں پہ میں سی ایم صاحب کی بات کرنا چاہوں گی. کہہ رہے ہیں کہ کرونا مریضوں کے علاج میں معروف ہیلتھ پروفیشنلز کی خدمات کا معترف ہوں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کے بیان کو؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ پروفیشنلز احتجاج بھی کر رہے تھے. آپ ان کے معترف تو ہیں، آپ ان کے مسائل ہی حل کر دیں. ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہونے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کیا ان کے مسائل حل ہونے ہیں. ان کے مسائل یہی ہے نا کہ جی سانو پوچھا کوئی نہ جائے، سامنے تو چیک اینڈ بیلنس کوئی نہ ہو. دیکھیں میں صرف گورنمنٹ کی اس پالیسی کا کہ جو انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، جو یہ قانون لے کے آئے ہاسپٹلز کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا، میں اس کا زبردست حامی ہوں. کیونکہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے پروفیسر سمیت ڈاکٹر سمیت جواب دیں کہ بھائی کس نے کتنے بجے ڈیوٹی کی اور کون کتنے بجے آیا کون. لیکن آپ مجھے بتائیں، آپ ان کی خدمات کا اعتراف تو کر رہے ہیں، اسی کو تو حکومت دی خدمات دا اعتراف کریں گے حکومت نے کی کیتا. بٹ صاحب یہ آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے. خیر، شہباز شریف صاحب کی جانب سے جو اموات ہوئی ہیں کرونا سے، اس پر اظہار افسوس کیا گیا ہے. جبکہ ایک بار پھر سے فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بتائیں اب تک کرونا کے خلاف انہوں نے کیا کیا ہے. کیا کہیں گے ان دونوں بیانات؟ دیکھیں میں نے اگر نون لیگ کے حوالے سے بات کی نا تو یہ کہیں گے نون لیگ کی سائٹ لے رہا ہے. نون لیگ نے، لیکن میں کروں گا، نون لیگ نے اس ساری سچویشن کے اندر یہ ٹھیک ہے وہ اس طریقے سے اپوزیشن کو جو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. لیکن انہوں نے جو بے روزگار بیجا تنقید بھی بٹ صاحب نہیں کی ہے. جو حکومت کام کر رہی ہے اس میں انہوں نے روڑے اٹکانے کی کوشش بھی نہیں کی ہے، اس کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی نہیں بنایا. ایکچولی جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ مجھے ایز سچ کہیں نظر نہیں آیا. وہ تنقید جو اپوزیشن کو کرنی چاہیے تھی وہ بار بار ہمیں فیاض الحسن چوہان صاحب کرتے نظر آ رہے ہیں. دیکھیں وہ حکومت کی طرف سے ہمیں ہر منسٹرز کی طرف سے جو ہے وہ تنقید اپوزیشن کو بس، یعنی کہ آپ کوئی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ سی ایم کی ہو وہ کسی بھی منسٹر کی ہو، اس کے اندر صرف اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. حالانکہ اپوزیشن نے پیچھے رہ کر لوگوں کے گھروں کے اندر جس طرح راشن پہنچایا، آپ کو کسی جگہ پہ نون لیگ کے کسی رہنما کی کوئی فوٹو سیشن نظر آیا؟ لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کا گواہ ہوں کہ کس کس حلقے کے اندر کس کس بندے نے فوٹو سیشن کروائے بغیر لوگوں کے گھروں کے اندر راشن پہنچایا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف، حکومت نے صرف یہ کیا کہ حکومت نے تنقید کا آپ نے ایکسپو سینٹر بنا دیا، آپ نے نیو ہاسپٹل بنا دیا، 93 کروڑ روپے کا آپ نے ایکسپو سینٹر بنا دیا، جہاں پہ میرا خیال ہے کہ میرا معذرت کے ساتھ جہاں پر ہم نے گندگی بھی دیکھی ہے، جہاں پر ہم نے کوئی خاطر خواہ سر وہ انسانوں کی بجائے نا جو سڑکوں پہ پھرنے والے جانور ہوتے ہیں نا ان کا ہاسپٹل وہ زیادہ ہمیں وہ لگا ہے کہ وہ جانوروں کا ہاسپٹل ہے جہاں پہ جانوروں کا علاج کیا جائے گا، جہاں پہ سٹاف کوئی پورا نہیں ہے. حکومت نے یہ کام کیا. مجھے تو یہ سٹیٹمنٹ پر کئی حیرت ہو رہی تھی کہ جی میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں. میں سوچی پہ گیا میں کوئی 80 قدم اینا دا اعتراف کریں گے کہ حکومت نے بھی یہ کچھ کیتا، پر حکومت کرونا لب دی پئی جے. بٹ صاحب یہ صرف اور صرف آپ کی امید رہ جانی ہے. خیر، ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اور سرپرست اعلیٰ میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ڈاکٹر سلمان حسیب جو کہ بار بار پہلے دن سے پی پی ایز کا مطالبہ کرتے رہے اور بار بار انہوں نے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ خدارہ انہیں کٹس پرووائڈ کی جائیں. کیا کہیں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی یہ اتنی ساری کٹس آئی ہیں
اپوزیشن نے بھی دی, مختلف مخیر حضرات نے بھی جا کے ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کا مطالبہ وہیں کا وہیں رہا, یہ سارا سامان کہاں گیا؟ وہی مجھے حیرت ہو رہی ہے. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو اتنا سامان آیا, جو چائنا سے بھی سامان آیا, چلیں وہ کراچی لینڈ کیا, ایک طیارہ لاہور بھی لینڈ کیا تھا, وہ کدھر گیا سامان؟ میں تو ابھی تک وہ سامان تلاش کر رہا ہوں اور مجھے اس کا کوئی جواب بھی دینی نا کہ یہ سامان گیا کہاں پہ, ڈاکٹرز کو ملا ہے. اچھا دوسری بات, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اب بھی کہہ رہا ہوں, ڈاکٹرز کون سا اندر جا کے چیک کرتے رہے ہیں؟ وہ تو بلڈ پریشر نہیں چیک کرنے کے لیے اندر گئے, اب موبائل کٹ کے نمبر لے لیا, ہیلو کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے, آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہے, آپ نے اچھا. اور یہ چیز ایکسپیرینس ہمیں خود مریضوں نے بتایا ہے, ہمارے اپنے آفس کے لوگ کتنے جو تھے وہ میو ہاسپٹل میں بھی رہ کر آئے ہیں, دیگر ہاسپٹلز میں بھی یہ ایکسپیرینس انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے پاس صرف اور صرف پیرامیڈکس اور نرسز آتی ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر تو اندر گیا ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کس بات کا آپ رولا ڈال رہے ہیں کہ جی آپ کو کٹ آپ کو تو دینی نہیں چاہیے, آپ کو تو دینی, جب پیرامیڈیکل سٹاف نے کام کرنا ہے اندر جا کے آنا, تو آپ مجھے بتائیں پھر ان کو کیوں دیں کٹس, ان کو کیوں دیں ماسک؟ بھائی آپ گھر بیٹھے, بالکل آپ گھر بیٹھے, جب آپ نے موبائل پہ واٹس ایپ کے اوپر ہی حال چال پوچھنا ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے؟ یقین کریں, اچھا چلیں ہم جھوٹ بولتے ہوں گے, باقی عوام تو جھوٹ نہیں بولتی. سوشل میڈیا پر اتنے پیغامات پڑے ہیں, میں وہی کہہ رہی ہوں, سوشل میڈیا پہ اتنے پیغامات پڑے ہیں, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی جھوٹ کہہ رہا ہے, کوئی غلط بیانی کر رہا ہے. سوشل میڈیا آج کل ہر کوئی موبائل فون اپنے ہاتھ میں اٹھائے بیٹھا ہے, اور پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, چاہے وہ کالا شاہ کاکو کوارنٹین سینٹر ہے, چاہے وہ ایکسپو سینٹر, وہاں پہ لوگ مسائل ہی مسائل دکھا رہے ہیں. میں نے ابھی تک ایسا کوئی ویڈیو پیغام کسی شخص کا نہیں دیکھا جس میں کوئی انتظامات کی تعریف کر رہا ہے, جس میں کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یہاں پر بہت اچھی طرح سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ایسا ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. سر یہ ہوم کوارنٹائن جو یہ لے کے آئے, یہ اسی پرپس کے لیے لے کے نا, اپنی ناکامی چھپانے کے لیے. جب آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں اب آپ کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں, کراچی کر لو, گھروں میں کر لیں. بالکل ایسے ہی بات صاحب, ہم مزید بات کریں گے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایگزیکٹلی پہلے بھی اپنا لوگوں کا قصور ہے, آپ یہ دیکھیں. لیکن ہمارا ایک عام تاثر ہے نا کہ کوئی بھی حادثہ ہوا ہم نے دوسروں پہ ڈال دیا, فلاں کی غلطی تھی, فلاں کی غلطی تھی, اور حادثہ ہو گیا. دیکھیں سگنلز ان عید کے دنوں میں ایکٹیو رہے, لیکن ہمارا موٹر سائیکل سوار تو سگنل پر رکنے کی گوارہ ہی نہیں کرتا. وہ معروف گلوکار ہے شہزاد روئے, انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا, اور میں وہ ہمیشہ وہ کہتا ہے کہ جو بندہ سگنل پہ 1 منٹ رکنا گوارہ نہیں کرتا, وہ اپنے پیروں پہ کیا کھڑا ہوگا. بالکل آپ نے صحیح کہا. یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈ ہے سگنل, آپ نے نہیں دیکھنا لیفٹ سائڈ سے کوئی گاڑی آ رہی ہے, رائٹ سے کوئی گاڑی آ رہی ہے, آپ نے وہ موٹر سائیکل کو گھی اور آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں. میں نے خود دیکھی ہے, یعنی کہ خود ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں اسی طریقے سے کہ سگنل ریڈ ہے لیکن مخالف سمت والے نے روکا نہیں. ایون کہ گاڑیوں والے یہی کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا مستی آئی ہوتی ہے خالی سڑک دیکھ کے. وہ شیطان چونکہ تازہ وہ نکل کے آیا ہوتا ہے نا, تو وہ ہر ایک بندے کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہوتا ہے. تو یہ جوانی کا جو جوش ہے نا, یہ سب کے اندر آیا ہوتا ہے, اور اس جوانی کے جوش کے اندر وہ اپنے ہوش جو ہے وہ سارے کھو بیٹھتے ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کس طرح کے لوگ ہیں جن کو اپنی جان نہیں عزیز ہے. آپ 452 تعداد کم نہیں ہے. تیز رفتاری صرف اور صرف زیادہ بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ سڑکیں خالی ہیں, تیز رفتاری کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. اگر آپ کو اپنی جان عزیز نہیں ہے, آپ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی لے کے ڈوب رہے ہیں, اور پھر آہو بکا جو کی جاتی ہے اس پہ دوسرے لوگوں پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا, فلاں کی وجہ سے. تو خدارا اپنی رسپانسبلٹی سمجھیے. کچھ اصول طریقے ہیں, آپ اگر اپنی لائف کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا سوچیں گے. میں تو سب سے پہلے یہی بات کہتی ہوں کہ اگر میں ڈرائیو کر رہی ہوں, میں اپنی جان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں, میں چلیں قواعد و ضوابط تو بات کی بات ہے, سگنل پر رکنا نہ رکنا یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. میں اگر اپنے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوں تو پھر میرے خیال سے میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہوں. انا ایسے سے پڑھے لکھے نوجوان اور 12-13 سال کے نوجوان جن کے ہاتھ میں آپ نے بائک سما دی, اور وہ سڑکوں کے اوپر اس طرح دندناتے پھر رہے تھے اور پھر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مجھے سمجھ نہیں لگتی کہ ایسے موقعوں کے اوپر ٹریفک پولیس اور ہماری ڈولفن اور ہماری پیرو اور باقی فورسز کہاں پہ چلی جاتی ہیں. یعنی کہ آپ بڑی بات کرتے ہیں ان کی, تو پھر ایسے موقعوں پہ پتہ لگتا ہے, لیکن ہمیں کسی پہ نظر نہیں آیا. آپ ان حادثات کو چیک کریں گے تو آپ کو زیادہ تر نوجوان ہی ملیں گے, 12-13 سال کے, موٹر سائیکلوں کے اوپر کرتب دکھانا, پیچھے مڑ کے نہیں یعنی کہ یہ زیادہ تر آپ کو وہی لگیں گے. اور جو کار سوار ہوں گے
وہ ہمارے ماشاءاللہ کو بہت لیٹ قسم کے نوجوانوں کے اندر ہوں گے جن کے پاس بہت مال ہے. بگڑے نواب آپ کہہ سکتے ہیں ایسے لوگوں کو, کہہ سکتے ہیں. اصل میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ ان کی پرورش, ان کی تربیت جو ہے ان کے والدین نے بالکل آپ نے صحیح کہا, ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیا ہے. کہ آپ نے مہنگی گاڑی رکھی ہوئی ہے, اونچے اونچے سپیکرز آپ نے لگائے ہوئے ہیں, کھڑکیوں سے آپ باہر نکلے ہوئے ہیں, سگنل پہ آپ نے رکنا نہیں ہے, خالی سڑک دیکھ کے آپ نے ایکسیلیٹر کے اوپر پیر رکھنا ہے, یعنی کہ بتانا ہے کہ میں دیکھیں, حالانکہ خالی سڑک کہتے ہیں, خالی سڑک ہو تو آپ اس کے اوپر سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں, لیکن ہم نہیں. یہاں پہ ٹھیک ہے ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, لیکن یہاں پہ دیکھیں ابھی عید اب یہ ختم ہوئی ہے نا, ابھی آپ یہ دیکھیے گا, ابھی آ جائے گا بہترین کارکردگی کے اوپر ٹریفک پولیس اہلکاروں کو تعریفی اسناد دی گئی, ڈولفن والوں کو بھی دی جائے گی, وہ ڈولفن کی ایس پی ہیں وہ تعریفی اسناد دیں گی, اور بڑی ان کے کوئی فوٹو سیشن بھی آ جائیں گے. لیکن کسی جگہ پہ آپ کو کچھ نظر آیا؟ بالکل ایسے ہی ہے, کہیں پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. دوسرا یہاں پہ میں پیرنٹس کے لیے بھی ایک میسج دینا چاہوں گی کہ خدارا اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کیجئے. یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا ہے, معاشرے میں بھی ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے. دوسرا, جب کبھی بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں تو جس حالت میں روتے بلبلاتے پیرنٹس کو ہم نے, والدین کو دیکھا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, مجھے بہت سارے ایسے واقعات ہم لوگوں نے کور کیے ہیں کہ ٹریفک حادثات میں بچے کی جان چلے گئی اور گھر میں پھر جس طرح سے صف ماتم بچ جاتا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے کہ اگر وہ باہر جا رہے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے, تبھی آپ اس مشکل وقت سے بچ سکتے ہیں. اگلی خبر ہے, پھاٹک بند نہ ہونے سے گاڑی ٹرین سے ٹکرا گئی, 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. خاتون تشویشناک حالت کے پیش نظر ہسپتال منتقل کی گئی ہیں. کیا کہیں گے بٹ صاحب؟ سر میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ یہ وہی شیخ صاحب ہیں, وہ شیخ صاحب جب خواجہ صاحب ہوتے تھے تو یہ سب سے پہلے آ کے کہتے تھے ٹریفک اور ٹرین حادثہ آ گیا, خواجہ سعد رفیق ریزائن دے, ذمہ داری ان کی ہے, وہ منسٹر ہے. اور جی باہر اس طرح ہوتا ہے, وہاں پہ تو 1 منٹ سے پہلے ریزائن دے دیتے ہیں. یہ کیسی حکومت والے, یہ وہی شیخ صاحب ہے. اور ریکارڈ حادثات ہوئے ہیں ان کے دور حکومت میں, دور وزارت کے اندر, کہ آئے روز کوئی نہ کوئی. کیا ان کو شرم آئی ہے شیخ جی کو؟ شیخ جی ہے نا تو وہ معذرت سے تمام شیخوں سے معذرت, وہ ریزائن بھی جو ہے نا, وہ چونکہ سیاہی خرچ ہوگی تو ان کے بارے میں عموماً یہی کہا جاتا ہے. لیکن اینی ہاؤ آپ یہ دیکھیں, یہ ڈیفینیٹلی پھاٹک بند نہیں ہوا, غلطی دونوں سائڈ سے, بالکل ایسے ہی غلطی دونوں, کہ پھاٹک کے اوپر جو بندہ تعینات تھا وہ کہاں پہ تھا, اگر جس کی ڈیوٹی تھی, جس کی رسپانسبلٹی تھی, بالکل سب سے پہلے تو وہ. اور دوسرا وہ گاڑی, اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ سگنل آپ کا ہے تو پھر وہ گاڑی کیوں نکال رہا ہے؟ بالکل. لیکن چونکہ ہمیں جلدی ہے نا, بے صبری, جلدی ہے کہ نکل جاؤں گے بس, تو وہ پھر نکل کے یہی ہوا. اور ایسے ہی حادثات ہوتے ہیں, ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ نظام نہیں, یہ چیزیں بچہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم دیکھتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں, فار دا ٹائم بینگ لوگ اس سے سوچتے بھی ہیں کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ جلد بازی کی وجہ سے, تیز رفتاری کی وجہ سے حادثہ ہوا ہے. ہمارے رویے پھر بھی نہیں بدلیں گے نا. ہم ایک بے خوف, اور میں نہیں کہنا چاہتا, نہ ہی کہوں, ہمیں شرم و حیا نہیں ہے. ہم اپنے ساتھ دوسروں کی جانوں کو بھی لے ڈوبتے ہیں, اور پھر ہم اس کے بعد سینہ تان کے کہتے ہیں ساڑی تے کوئی غلطی نہیں سی, انہوں نظر نہیں آندا سی. میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ آپ یہاں سے ون ویلنگ کی وجہ سے بچوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں تھانے میں, وہاں پہ جب پیرنٹس آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو قصوروار ہی نہیں ٹھہراتے, پولیس کے رویے کی الٹی شکایات کر ہوتے ہیں. تو آپ تو اپنے بچے کو خود شہ دے رہے ہیں, آپ تو اس کو خود اس چیز کے لیے پرووک کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, پولیس والے اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. اچھا دوست چلا رہا تھا, میرا بچہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اس کو چھوڑ دے. ایسے ہی تو ہمارے رویے ہیں. ون وے آ رہا ہوگا, اچھا ون وے بھی نہیں آ رہا ہوگا, آپ گاڑی سگنل پر کھڑی کر کے کھڑے ہیں نا, تو پیچھے سے موٹر بائک والا آ کے آپ کے پیچھے مار دے گا. آپ کہیں گے یار یہ کیا کر رہے ہیں, شیشے میں مار دے گا. اوے تن نظر نہیں آندا, تو اننے ویکھ کے چلا, گڈی چ بیٹھا. یہ رویے جب تک ہمارے تبدیل نہیں ہوں گے, ہم اس طرح کی چیزوں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں. اگلی خبر میں شامل کرنا چاہوں گی, اسپیشلائز ہیلتھ کیئر بجٹ کا جاری شدہ 70% بھی خرچ نہیں کر سکا ہے. رونے ہم اتنے روتے ہیں اور بجٹ آپ کا وہیں کا وہیں ہے. کیا کہیں گے بٹ؟ دیکھیں نا, وہ منسٹر ہماری گنگا رام کا فیتا کاٹ کے چلی گئی ہے. بالکل 600 بستروں کا, وہ کہتے ہیں کھدائی مکمل نہیں ہوئی ہے. میں روز, میرا وہ روٹ ہے, میں آتا ہوں وہاں سے, باہر بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہے, زچہ بچہ سینٹر
गंगाराम हॉस्पिटल है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर फला फला फला। कमाल है। आप ये देखें, जिम्मेदारी सब यहाँ तक ही होती है। आप देखें 70% बजट जो है वो खर्च ही नहीं हुआ, वो कितने गया बजट? बिल्कुल बताएं ना बजट किधर गया इनका। वो कोई आए, कोई हमारे प्रोग्राम में बैठे, कोई जवाब दे हमें भी। हर तरफ हम फंड्स का रोना रोते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अब ये बजट किधर गया? सर ये बजट जो है ना वो एक कुज्जे के अंदर रख के उस कुज्जे को ऊपर से बंद कर दिया गया है। वो कोई साल 2 साल बाद खुलेगा तो उस बजट का अगर कोई 100 अरब रुपया तो शायद वो उनके ज़हन में होता है कि ये 200 अरब रुपया हो जाएगा, निकल आएगा उसके। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उनको ये नहीं पता कि कुज्जे के अंदर वो 100 अरब रुपया भी जो है वो भी जल के खाकस्तर हो गया होगा। आप कौन सी सेहत का, कौन सी आपकी प्रायोरिटी? पीटीआई का सबसे बड़ा नारा था सेहत, सबके लिए सेहत। ठीक है, आप मुझे बताएं कहां पे है ये कोरोना वाली सिचुएशन नहीं ना। हम पीछे ही नहीं जाते, हम नहीं जाते हैं पीछे की बात ही नहीं करते हैं। पाइजन की कीता है, बिल्कुल मियो हॉस्पिटल के अंदर वही सूरत हाल है, लोगों के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। आपने एक्सपो सेंटर बना दिया करोड़ों रुपया खर्च करके, वो जानवरों के लिए भी बेहतरीन हॉस्पिटल नहीं है। आप मुझे बताएं किधर है, किधर जा रहा है? आपके पास वेंटिलेटर कोई नहीं है, बिल्कुल जो सबसे ज्यादा जरूरी पहले दिन से जो मसला है वो आज तक वैसे का वैसे। आपने एक वो कहा जी कि हमने ऑर्डर दे दिया है, वो ऑर्डर आ रहा है, इतने पैसे रिलीज कर दिए। अगर आपको याद हो, मुझे मेरे ज़हन में होता था, मैं सारी सीएम साहब की वो प्रेस रिलीज निकाल के ले आता जिसके अंदर उन्होंने कहा जी इतने अरब रुपए जो है वो जारी कर दिए गए कोरोना के लिए कि वेंटिलेटर मंगवाए जाएंगे, मशीनें मंगवाई जाएंगी। वो गोदाम च पई असन गोदाम दा ताला खोल के जो ना चुक ट्रक च रख के ले आवांगे। अभी तक कुछ पता ही नहीं है किधर है। आपको चीन ने भिजवा दिया सामान, चले वो जैसा भी सामान है उसका भी कोई पता नहीं है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर सूरत है अभी भी वही है जिसका आप रोना रोते थे कि जी एक बेड के ऊपर 2-2। और पहले दिन से हम यही मसला देख रहे हैं, अभी तक वो मसला हल नहीं होने पे आ रहा। 70% बजट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ है, और ਜਦੋਂ गवर्नमेंट जान लगेगी ਕੱਢ के कूजे चो ਕੱਢ के दे देंगे। बट सब नई चीजों की खरीदारी की बात कर रहे हैं, हम बजट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है हमें इस मुश्किल वक्त में वो नजर नहीं आई है, उनका सही तरह से कहीं पे इस्तेमाल नजर नहीं आया। जितने मरीज हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, चले डॉक्टर्स की हम बात नहीं करते हैं, मैंने तो बहुत सारे मरीज भी शिकायत करते सुने हैं। मरीजों की सहूलत के लिए जो चीजें वहां पे प्रोवाइड की गई थी वो तो मरीजों को मिलना नसीब नहीं हुई है। अना जाहिद साहब के साथ कभी स्पेशल प्रोग्राम एक करें। मैं जाहिद साहब इसके ऊपर अथॉरिटी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं ना, मैं तो एक पॉलिटिकल आर्म सा रिपोर्टर हूं। आप बिलीव करें मियो हॉस्पिटल के अंदर ऐसी मशीनरी पड़ी हुई है कि जो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं किया जा रहा, वो खराब हो गई है। वही मैं कह रही हूँ, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं की गई है जिसकी वजह से उसका कोई फायदा ही नहीं है। और मरीज आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर रुलते हुए फिरेंगे। यानी कि एक आम टेस्ट जो आपने करवाना है जो मियो हॉस्पिटल के अंदर 10 रुपए की पर्ची के ऊपर हो सकता है, वो आपको हजारों रुपया देके, लाखों रुपया देके प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाना पड़ता है। ये कोरोना के ऊपर आप ये देखें, मैं किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं लेता, कोरोना के ऊपर एक छोटा सा कमरा, बिल्कुल छोटा सा कमरा 50-50 हजार रुपए पर डे के ऊपर कोरोना के लिए दिया गया। ऐसे ही है प्राइवेट आप मियो हॉस्पिटल चल जाएं, आपके पास कितने हॉस्पिटल है? मियो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, जनरल है, जना है, इतने बड़े हॉस्पिटल और वहां पे सहूलियत बिल्कुल ना होने के बराबर। ऐसे ही है, हमने देख लिए हालात, देख लिए हैं। और ये हमने नहीं देखे बल्कि वहां पे जो लोग थे जिनका वहां पे ट्रीटमेंट हुआ उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ हुआ क्या है। उन्होंने बताया ही नहीं सिर्फ बल्कि सोशल मीडिया पर उन्होंने हालात दिखाए भी कि वहां पर जो हम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इतने पैसे लगा दिए, इतने पैसे लगा दिए, उनकी हकीकत क्या है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज के शो में हम बात करने वाले हैं ईद से पहले पेश आने वाले इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की, जिसकी वजह से बहुत सारे घरों में सफ़े मातम बिछा, बहुत सारे लोगों की ईद की खुशियां फीकी पड़ गई। हम खुद इस मुश्किल वक्त से गुजरे क्योंकि अंसार नकवी साहब भी उसी बदकिस्मत तैयारे में सवार थे। मेरे पास जब ये हम बात करते हैं मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं। अगर हम इतना ज़्यादा परेशान हैं तो उनकी फैमिली का क्या हाल होगा। और इसी तरह से बहुत सारे दूसरे ख़ानदान जिनके अफराद
इस तैयारे में थे। खैर, अब तहकीकात हो रही हैं, वजूहात पता चल जाएंगी, ये सब चीज़ें तो एक जगह, लेकिन दुख कभी भी कम नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह के वाक़यात की रोकथाम करनी है, इस तरह के वाक़यात की तहकीकात शफाफ होनी चाहिए ताकि ज़िम्मेदारों का पता चल सके, कहाँ कहाँ पर नकाइस है, कहाँ कहाँ पर कोताहियाँ हैं, इनका पता चल सके। इसी पे हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनका तारुफ मैं आपके साथ कराती चलूँ। अतहर हसन अवान साहब हैं, तर्जुमान PIA, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तहकीकात, इंक्वायरी अब तक कहाँ तक पहुंची है, ये बताइएगा। जैसे आपने कहा कि हम, जैसे आप लोग अफसरदा हैं, PIA में भी यही हालत है कि PIA का हर फर्द, हर कारकुन जो है वो अफसरदगी की हालत में है। हमारे CO साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस चीज़ को। हमारा एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर जो है वो 24 आवर बेसिस पे एक्टिवेटेड है, वो वहाँ बैठे हैं। ईद भी लोगों ने वहीं पे की है, कोई ईद शीद नहीं मनाई गई इस दफ़ा PIA में। इवन हमने एक दूसरे को जो मुबारकबाद के मैसेजेस होते हैं वो भी किसी ने नहीं भिजवाए। तो तहकीकात की आप जो बात की है, तो तहकीकात स्टार्ट हो गई हैं। एयरबस इंडस्ट्रीज़ की टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है और उन्होंने अपना इब्तदाई काम स्टार्ट कर दिया है। कराची में शवाहिद इकट्ठे करने उन्होंने शुरू कर दिए। सही। मुझे ये बताइएगा कि इंक्वायरी कमेटी जो है उसमें किस किस को शामिल किया गया है? ये सुनने में आया कि कोई भी कमर्शियल पायलट इसका हिस्सा नहीं है, उसकी वजूहात क्या है? इंक्वायरी कमेटी जी PIA ने नहीं बनानी, हम खुद PIA भी उसका हिस्सा नहीं है। कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, वो इंक्वायरी करेंगे। उसमें एविएशन के एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, और दूसरा एयरबस के माहिरीन जो हैं, जो तैयारा साज कंपनी है, वो लोग आए हुए हैं। सही। तो इसमें हमारे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा है कि, और वज़ीर साहब ने, गुलाम सरवर साहब ने, कि हम बिल्कुल शफाफियत को मुकद्दम रखेंगे और जो भी इसका ज़िम्मेदार तहकीकात में हुआ वो उसको जाना पड़ेगा। सही। मुझे ये बताएगा, अब तक जितनी न्यूज़ हम सुन रहे हैं, जितनी तहकीकात, जहाँ तक पायलट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, ऐसा क्यों है? नहीं, ये सारी बातें हमने पहले भी रिक्वेस्ट की है, हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी की है, और हमने भी एज ए स्पोक्स पर्सन भी हमने मीडिया से, लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह की क्या सराइयों से गुरेज किया जाए, क्योंकि ना मैं एक्सपर्ट हूँ तहकीकात के एविएशन की, ना कोई और है। जो एक्सपर्ट हैं उनका काम है, उनको करने दिया जाए। अभी ये सारी बातें कि किसी, लेकिन एक तासुर इस तरह का आ रहा है ना कि जो भी हम गुफ्तगू सुन रहे हैं उससे तासुर यही आ रहा है। वो डिफरेंट लोग वीडियो फुटेजेस देख रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, कोई इसी तरह मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है, सोशल मीडिया पे हो रही है, तो उससे एक हर बंदा अपना एक ज़हन बना रहा है कि शायद पायलट हैं या शायद सिविल एविएशन वाले हैं। लेकिन इसके बारे में हतमी तौर पर कोई भी इस वक्त कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। इस तरह की मैं एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की कोई क्यासराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा उनको प्रोलॉन्ग कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग। इसकी वजूहात क्या होती हैं? टाइम टेकिंग इस वजह से होती है जी कि एक एयरक्राफ्ट है और जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में आपकी हेल्प करनी होती है वो लोग अवेलेबल नहीं होते, जो कॉज ऑफ जिनकी जो एक्सीडेंट में होते हैं, जो मेन लोग होते हैं, जैसे आप पायलट की बात कर रही हैं या क्रू का कोई बंदा है और दूसरा, तो वो तो बेचारे शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अब आपने शवाहिद इकट्ठे करने हैं और बड़ा माइन्यूटली हर चीज़ को देखना है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो इस वजह से इसमें बड़ी ताख़ीर होती है। फिर डिफरेंट चीज़ें आपने जहाज़ के पुर्जे इकट्ठे करने हैं, उनके फोरेंसिक ऑडिट्स होने हैं, इंजन साज कंपनी ने अपना देखना है कि जी हमारे इंजन में कोई फॉल्ट था, या किसी एयरबस वाले कहेंगे कि जी अगर कोई एयरक्राफ्ट में तो नहीं था, उनके देखें जी उनके कुछ 2,500 से 3,000 जहाज इस वक्त मार्केट में ऑपरेशनल है, तो उनकी भी स्टेक पे होती है क्रेडिबिलिटी कि वो अपने वो कहते हैं कि हमारा जहाज फिट हो, उन्होंने तो सारे जहाज बेचने होते हैं। तो इस वजह से ये जरा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये इन्वेस्टिगेशन बोर्ड को ये उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करें। सही। अतर साहब, मैं आप कुछ तरीकेकार फ्लाइट जब उड़ान भरती है उससे पहले की तैयारी क्या होती है, क्या क्या SOP होते हैं, कितना टाइम लिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, क्या क्या तैयारी, मुझे ये मरहला बताइएगा क्या होता है? एक एयरक्राफ्ट जी जब नॉर्मल ऑपरेशन में चल रहा होता है तो वो फिट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाज ने लैंड किया एयरपोर्ट पे, किसी भी एयरपोर्ट पे, लेट्स सपोज आप उसने लाहौर लैंड किया, तो उसके पास मिनिमम 1.5 घंटे का हमारे पास टाइम होता है, टर्न अराउंड टाइम जिसको हम कहते हैं। उस टर्न अराउंड टाइम में वो हमारे इंजीनियर्स उसको चेक करते हैं कि कोई अगर उसमें स्नैग वगैरह अगर है तो वो उसको
क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर वो उसकी रिपोर्ट बाकायदा रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, उनको वो क्लियर करके फिर सीए का इंस्पेक्टर जो है वो भी उस पर साइन करता है उस रिपोर्ट पे। उसके बाद जब कैप्टन आते हैं जहाज में तो वो सारी चीज़ों को चेक करता है। उसको अगर कोई मजीद कोई चीज़ नजर आए तो वो तब तक फ्लाई नहीं करते जब तक वो स्नैग रिमूव और इस तैयारे के लिए भी यही सब कुछ किया गया? जी, सबके लिए, इस तैयारे के लिए नहीं, हर तैयारे के लिए यही होता है। क्योंकि इस पे तो लैंडिंग गियर का मसला बताया जा रहा है ना कि लैंडिंग गियर नहीं खुल रहा था। देखिए वही, तो अगर ये सब चीजें क्लियर थी तो एकदम से ये मसला कहां से आ गया? फिर वही बात कि अभी हम कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है कि लैंडिंग गियर खुला है या नहीं खुला। पायलट की गुफ्तगू से हम ये चीजें अंदाजा लगा रहे हैं ना, वो आपने भी सुनी होगी। जी, वॉइस नोट जो उनका नहीं, पायलट ने कहीं नहीं कहा कि मेरा लैंडिंग गियर नहीं खुला। इशू ये बताया जा रहा है ना? हाँ, बताया जा रहा है, लेकिन पायलट ने ये कोई ऐसी बात नहीं की कि मेरा लैंडिंग गियर नहीं खुला होगा। तो आप वही बात आ जाएगी कि जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी इन्वेस्टिगेशंस तब तक हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जाएगा। सही। अच्छा, अब ये जो लैंडिंग गियर का मसला कहा जा रहा है, अब ये कहां से आया? ऐसा तो कोई प्रॉब्लम बीच में था ही, तो ये चीज जो नेचुरली जी कुछ ना कुछ तो हुआ है, जाहिर है। ऐसे तो हादसात ऐसे तो नहीं होते, कुछ ना कुछ हैपनिंग तो होती है, कोई बैकग्राउंड तो कुछ होता है। गाड़ी भी एक चलते चलते रुक जाती है, बिल्कुल फिट होती है, जाते जाते रुक जाती है, तो कोई स्नैग तो हुआ है कहीं ना कहीं। अब कोई क्या ह्यूमन एरर है या कोई मशीन का एरर हुआ है, कोई चीज तो हुई है। सही। अच्छा, आपने 1.5 घंटे का वक्त बताया जिसमें तमाम तरह मेंटेनेंस और तैयारी का बगौर जायजा लिया जाता है। मेंटेनेंस की बात नहीं, बगौर जायजा लिया जाता है, उसके चेक्स किए जाते हैं। मेंटेनेंस के लिए तो जो उसका मेंटेनेंस पीरियड होता है उसमें वो जहाज फिर हैंगर में चले जाते हैं। मुझे ये बताएगा, ये जो मेंटेनेंस का पीरियड है इसको कितनी देर बाद रिवाइज किया जाता है? कब जायजा मुकम्मल तौर पर जहाज का? ये डिफरेंट चेक्स होते हैं जी। ए चेक होता है जिसमें उसके लैंडिंग गियर चेक्स होते हैं, बी चेक होता है जिसमें उससे थोड़ा अगली स्टेज होती है, फिर डिफरेंट इसके चेक्स हैं और फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि जहाज कितना चला है, क्या है, किस हिसाब से। सही। अच्छा, अब कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड हैं, जैसा कि हाई राइज बिल्डिंग। हमने देखा यहाँ पर भी एक ये बड़ा मसला बना कि एक रिहायशी इलाके में आपको इमारत इतनी बड़ी नजर आ रही है। फिर परिंदों के टकराने के वाकयात ये बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुके हैं। हम लाहौर एयरपोर्ट के करीब अक्सर ये खबरें चलाते रहते हैं। इस तरह के वाकयात के रोकथाम के लिए ऑब्वियसली PIA को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये बहुत बड़े मसाइल इसकी वजह से जो है, और अब इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद भी इस पे क्या कोई प्लानिंग की जा रही है? PIA मैं आपको अर्ज करूंगा कि PIA ऑपरेटर है, हम यूजर एंड इश्यूज तो आपने बताने जी, हम जो हमें इश्यूज आते हैं, हम कंसर्न जो हमारा जो चेक है वो है सिविल एविएशन, हम उसको बताते रहते हैं। ये जो आप का क्वेश्चन है कि हाई राइज बिल्डिंग्स और बर्ड्स, ये सिविल एविएशन का काम है, जो कि उनके बर्ड शूटर्स भी होते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते रहते हैं डेली बेसिस पे, हर वक्त बल्कि होते हैं एयरपोर्ट्स पे। और उसके अलावा जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो वक्तन फवक्तन ये होता रहता है कि जी जो अप्रोच होती है एयरक्राफ्ट की, वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स ना हो। और एड्स भी वो देते रहते हैं CA वाले अक्सर के जी इन एरियाज में कूड़ा क्रिकेट ना फेंका जाए ताकि जाके बर्ड्स ना आए तो वो उससे बचत हो सके। सही। सईद अहमद सईद ने नाज़रीन अभी हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि अब तक इस मामले की तहकीकात कहाँ तक पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम सईद, बताइएगा अपडेट्स क्या हैं अभी तक इस तमाम तर मामले पर? जी बिल्कुल बेटा, यही है जो हादसे के अंदर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो ताहाल जारी है, और इस हवाले से जो 41 मयतों की शिनाख्त है वो करने के बाद जो लवाहिकी के सबूत है वो कर दी गई, जिनमें 4 मयतें हैं वो लाहौर, जबकि 3 जो है वो इस्लामाबाद है वो पहुंचाई जा चुकी हैं। और इस हवाले से जो PIA का अमला है वो भी लवाहिकीन के साथ साथ मुकम्मल ताउन के लिए जो है वो हो चुका है। और अगर बात करें PIA की CEO की हिदायत के मुताबिक जो अमले की तरफ से लवाहिकीन के घरों में जाकर ताज़ियत और तदफीन के लिए जो इमदादी हुकूम का सिलसिला है वो भी जारी है। गुज़श्ता रात जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लाहौर PIA असलीमुल्लाह शाहानी समेत तर्जुमान PIA तरवान की तरफ से जो सजाद कुल कप्तान थे, उसके साथ साथ जो कि फरीद अहमद थे और 2 मुसाफिर थे, उनके घरों में जाकर ताज़ियत भी की गई और साथ साथ जो पैगाम है वो पहुंचाया गया। और अगर बात करें तहकीकाती की, तहकीकात है वो ताहाल जारी है। गुज़श्ता रोज 11 रुकनी जो तहकीकाती टीम थी एयरबस कंपनी की जो तैयारी की मालिक थी, उनकी टीम है वो लाहौर कराची पहुंची थी और उन्होंने जायज़ का दौरा भी किया था और वहां से जो शवाहिद है वो इकट्ठे भी किए थे। और ज़राए का ये कहना है कि 1 माह का वक्त था वो दिया गया था इमरान खान की तरफ से, और इस 1 माह के दौरान तमाम किस्म के जो मामला थे वो देखे जाएंगे। और इसमें एयरबस कंपनी समेत सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA का जो अमला है वो भी इसमें मौजूद है। और PIA फ्लाइट सेफ्टी का जो
डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से जो तमाम किस्म मामलत है वो भी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है PIA की तरफ से कि तमाम किस्म की शवाहिद हैं वो एयरबस कंपनी और इसके साथ साथ सिविल एविएशन को है वो दिए जाएंगे। जबकि अगर बात करें लवाहिकीन की, तो लवाहिकीन की तरफ से भी ये तमाम किस्म का इत्मीनान का इजहार वो किया जा रहा है, और ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि PIA जो है तमाम किस्म की फेयर किस्म की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लेके आए, ताकि जो लवाहिकीन को पता चल सके कि क्या मामला हुआ है इस प्यारे हादसे के अंदर। और गुज़श्ता रोज जो एयरबस की 11 जो टीम आई थी उसकी तरफ से तहकीकात है वो भी शुरू कर दी गई है, और ज़राए का ये कहना है कि 1 माह के अंदर अंदर इसकी तहकीकात है वो मुकम्मल की जाएंगी, और मुकम्मल करने के बाद जो इमरान खान को है वो पेश की जाएंगी। अब तक फिलहाल जो दीगर जो डेड बॉडीज 30 के करीब डेड बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त का सिलसिला है DNA वो ताहाल जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद, आप हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर डिटेल्स आपने इसकी बताई हैं हमें। अतर साहब से मैं गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगी। 1 महीने का वक्त कहा जा रहा है। अतर साहब, ये बहुत हसास मामला है, बहुत सारे लोग इस चीज़ का इंतज़ार करें, ऑब्वियसली जिनकी फैमिलीज भी हैं, फिर पायलट ऑब्वियसली उनके घर वाले भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, फिर PIA के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मुझे बताइएगा, ये जो तहकीकात हो रही हैं इस पे खुद भी PIA उतना ही अपडेटेड है, साथ साथ उतनी ही साथ साथ चीज़ें देखी जा रही हैं? जी, PIA मुकम्मल तावन कर रही है, और जो चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है एज ए इदारा PIA, हम तहकीकाती कमेटी को हम सारी चीज़ें वो इकट्ठी करके दे रहे हैं। यानी एयरबस को भी हमने चीज़ें दी हैं, सिविल एविएशन से अगर कोई चीज़ हमने लेके देनी है तो हम वो भी लेके दे रहे हैं। यानी PIA एंड पे PIA मुकम्मल तावन कर रही है तहकीकाती बोर्ड। बिल्कुल, ऐसे हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे यहाँ पर बात करनी है कि लोगों का एतमाद बहाल करना एक बार फिर से मुसाफिरों का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग इस हादसे के बाद, इस आने के बाद बहुत ज़्यादा हमें परेशान नजर आ रहे हैं, हर तरफ यही डिस्कस करते नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क होता है ना कि आपकी साख पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब उसके लिए PIA क्या करेगा और मुसाफिरों का एतमाद किस तरह से बहाल किया जाएगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। तर्जुमान PIA अतहर हसन अवान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब लोगों का एतमाद बहाल करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ा चैलेंज PIA के लिए बन चुका है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमारी तो कोशिश है, और हम अपने मुसाफिरों को रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनको बताते रहते हैं कि PIA का सेफ्टी रिकॉर्ड जो है वो कोई बहुत अच्छा है। हमारा इंजीनियरिंग जो है वो वन ऑफ द बेस्ट इस हमारे रीजन में है, और बल्कि अदर एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट भी जो हैं वो भी मेंटेनेंस के लिए PIA हैंगर कराची में आते हैं जिनको हम सर्विसेज फराहम करते हैं। वेरी नेक्स्ट डे से मुसाफिर, अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने कोई हमारी कोई फ़्लाइट कैंसिल नहीं हुई इस हादसे के बाद, और हमारी फ़्लाइटें बल्कि रूटीन में चलती रही हैं। ईद आ गई, ईद की वजह से ज़ाहिर है वो ज़रा ट्रैवलिंग कम हो जाती है एक आधा दिन। आज भी हमारी फ़्लाइट लाहौर से तकरीबन 300 लोगों को लेके फ्रैंकफर्ट रवाना हुआ है हमारा 777। कल हम टोरंटो जा रहे हैं। इसी तरह जो यस्टरडे था वहाँ हम इस्लामाबाद से हमने लंदन के लिए फ्लाई किया। मीन्स हमारी फ़्लाइटें नॉर्मल चल रही हैं। लोगों का तासुर है ना कि PIA के पास जहाज़ पुराने हैं, उनकी मेंटेनेंस उस तरह से नहीं की जाती है। अब इसके लिए ज़रूर लोगों को गाइड करना चाहिए। ऑब्वियसली जिन लोगों ने सफ़र करना है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे, तो फिर इतने बड़े हादसे के बाद कोई पब्लिक सर्विस मैसेज ऐसा टाइम टू टाइम ऐसी कैंपेन के कम से कम लोगों को बताया जाए, उनका एतमाद बहाल। इसीलिए हम ये जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि हादसे के बाद स्पेकुलेशंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं क्या सराइयाँ, कि वो मार्केट में एक इमेज ख़राब हो रहा है। बिल्कुल। तो जब इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या PIA के पार्ट पे कोई गलती हुई है या कोई ह्यूमन एरर था। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि PIA बड़ी सेफ एयरलाइन है, हमारा सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब एक कुदरती बात है, नेचुरल चीज़ें हैं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई। अब देखें, अगर एक जहाज़ ऊपर उड़ रहा है तो उसको कभी आपने नहीं सुना होगा कि कुछ हुआ है। हमेशा टेक ऑफ के वक्त या लैंडिंग के वक्त कुछ ना कुछ अगर हादसा हुआ है तो हमेशा ऐसे ही होते हैं। तो अगर वो ऊपर भी उड़ रहा है तो वो इट मीन्स कि वो ठीक है। और कोई भी पायलट हो या कोई इंजीनियर हो या जो भी लोग उसमें ट्रेवल कर रहे होते हैं या जो सर्टिफाई कर रहे होते हैं, उन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि 400 लोग कैपेसिटी के हिसाब से कि लोगों को उन्होंने उनके एक साइन से अगर को खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए तो वो बहुत बड़ा मुजरमाना फेल वाली बात होगी। तो PIA वाले हमेशा अपनी भरपूर कोशिश में करते हैं कि हमारा सुपर फिट जहाज हो
اور انجینئرنگ کے حساب سے کبھی بھی کوئی سنیگ نہیں ہوا پی آئی اے کے کسی جہاز میں. اور پیچھے بھی جتنی بھی اب تک ہمارے 2 کریش ہوئے تھے تو ان کی جو رپورٹس آئی تھیں اس میں کوئی ایئر کرافٹ کی کوئی غلطی نہیں تھی, ہیومن ایررز ڈکلیئر کیے گئے تھے. صحیح. اچھا, اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے, اوبیسلی پائلٹ تھی, ایئر ہوسٹس تھیں, اب آپ کا اپنا عملہ تھا, خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں تو آپ اپنے عملے کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ ان کی فیملیز کا خیال رکھنا پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جی. ہم لوگ بڑی غم کی کیفیت میں ہیں سارے لوگ. عملے کے علاوہ ہمارے مسافر بھی تو ہمارے ہی لوگ تھے نا جی, ہمارے پاکستانی تھے, ہمارے بھائی تھے. پی آئی اے جتنی پی آئی اے والوں کی ہے اتنی آپ سب لوگوں کی بھی ہے, آپ لوگ بھی اتنا ہی اس کو اون کرتے ہیں. تو پی آئی اے ہم اگر کمپنسیشن کی بات کریں تو کمپنسیٹ جانی ضیاء کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے, جتنے بھی آپ پیسے دے دیں کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. لیکن پی آئی اے نے انیشیلی اس سے ہمارے سی او صاحب نے ہمیں آرڈر کیا ہے, اور کل میں بھی تھا, ہمارے ڈسٹرکٹ مینیجر ہیں سلیم اللہ شانی, ہم لوگ اپنے عملے کے گھر بھی گئے جن کی باڈیز ابھی تک آ چکی ہیں, اور 2 مسافروں کے گھر بھی گئے. ان کو ہم نے ابتدائی طور پہ 10 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کیش جو ہے وہ ان کو پہنچایا ہے. باقی جیسے انویسٹیگیشنز اور یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو باقی اماؤنٹ جو ہے وہ بعد میں ہم پہنچائیں گے. عملے کے لیے بھی یہی ہوتا ہے جی کہ ہماری انشورنسز ہوتی ہیں عملے کی اپنی, ایز اے امپلائی جو انشورنس ہوتی ہے وہ ظاہر ہے وہ ابھی تو پروسیس میں ہے نا جی, بہت ابتدا ہے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا کوالیفائڈ ہوتا ہے گھر میں بچہ یا کوئی بیوی, تو اگر وہ کوئی جاب کرنا چاہیں تو پی آئی اے اس میں بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. صحیح. اب اوبیسلی جس طرح سے میں نے مسافروں کے اعتماد کی بات کی, آپ کی ٹیم کا اعتماد بھی بحال کرنا بہت زیادہ, اوبیسلی ان کو بھی اس طرح سے اسٹرانگ کرنا, ایئر ہوسٹس جنہوں نے دوبارہ سے اس فلائٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے, جی بالکل, ان کے لیے بھی میرے خیال سے بہت زیادہ جی نیچرلی وہ بھی اس دن تو سارے ہم ہم ایز اے فیملی رہتے ہیں سب لوگ, تو سب لوگ بڑی ایک شوق کی کیفیت میں تھے, لیکن بڑی ہمت والے ہیں پی آئی اے والے لوگ. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کورونا کی وبا کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو دنیا کی بہت ساری ایئر لائنز نے اپنی پروازیں بند کر دیں. پی آئی اے ہے جو اسپیشل آپریشن کر رہی ہے, جو باہر سے بھی لوگوں کو ہم ڈیلی بیسس پہ کوئی 800-900 لوگ ڈیلی بیسس سے لا رہے ہیں, یہاں سے بھی لے جا رہے ہیں. تو اس خطرے کے باوجود کہ اور ہمارے لوگ انفیکٹ بھی ہو رہے ہیں اس سے, تو ہمت والے لوگ ہیں پی آئی اے والے, ہمارا کرو ہے, ہمارے گراؤنڈ کے لوگ ہیں, تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہے اور فلائٹیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. اور یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہماری فلائٹس کوئی کسی کرو کی وجہ سے, عملے کی وجہ سے کوئی فلائٹ رکی نہیں ہے. صحیح. اچھا, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گی, ہم نے عید کے دنوں میں بھی دیکھا کہ آپ کا فلائٹ آپریشن جاری رہا. اب کیونکہ ایک یہ سلسلہ کرونا وائرس کا بھی ہمیں نہیں پتا اس کی اینڈنگ کیا ہے, یہ اسی طرح سے چلنے والا ہے, مسافروں نے آنا بھی ہے, دوسرے ممالک سے جانا بھی ہے, آپ کا عملہ بھی اتنا ہی رسک پہ ہے. پراپر اس کے ایس او پی کیا بنائے گئے ہیں, کس طرح سے مسافروں کو پرمیشن دی جا رہی ہے سفر کرنے کی, اور آپ کے اپنے لیے جہاز میں کیا انتظامات خاص طور پر؟ کچھ ایس او پیز ہیں جی گورنمنٹ کی طرف سے, کچھ ایس او پیز ایئر لائنز کو سول ایویشن نے دی ہیں. ٹھیک ہے. ایک پیسنجر جب انٹر ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ تو اس کا وہ تھرمل اسکینر سے اس کی ٹمپریچر چیک ہوتا ہے. پھر ہم اگر پی آئی اے کی بات کریں, ہم پورا جہاز جب وہ لینڈ کرتا ہے خالی ہوتا ہے تو ہم ٹوٹل اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. پیسنجرز کا سارا سامان سپریز ہوتے ہیں, ڈس انفیکٹ ہوتا ہے. پیسنجرز کو ہم ماسک دیتے ہیں, ہینڈ سینیٹائزر یوز کرواتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. اور ابھی یہ جیسے آپ بات کریں ڈومیسٹک فلائٹس جو ہیں یا ایون انٹرنیشنل بھی, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیچ میں گیپ دے کے مسافروں کو بٹھائیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوڈ پہ کتنا ہے, لیکن ڈومیسٹک پہ تو ہمیں اسپیشلی کیپ کیا ہوا ہے انہوں نے, 105 لوگوں سے زیادہ ہم ایک جہاز میں لوگ نہیں بٹھا سکتے. صحیح. اچھا, اس پہ مسافروں کے اینڈ پہ بھی ہے کہ وہ اپنی احتیاط کس طرح سے کریں. جی بالکل, وہ تو میسیجز وغیرہ میرے خیال سے ٹائم ٹو ٹائم جی ہم میسیجز بھی دیتے رہتے ہیں. پی آئی اے کال سینٹر سے پیسنجر جو بکنگ کرواتا ہے ان کو ہر چیز فوراً بتائی جاتی ہے. تو ہمیں ان کا, آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں ان کی کوآپریشن بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ جب تک کوآپریٹ نہیں کریں گے ہم جو مرضی کہتے رہیں وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن پیسنجرز ابھی تک تو تعاون کرتے ہیں ہم سے, اور وہ میرا مطلب ہے کہ پراپر جو کٹس ہیں, اسی طرح ہمارا جو عملہ ہے وہ پراپر کٹ میں ہوتا ہے, چاہے وہ جہاز کا کیپٹن ہو چاہے کیبن کرو ہو,
वो जो PPEs हैं, जो वो गवर्नमेंट के वज़ा कर दी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से वो फ्लाइट ऑपरेट करते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप अपने अमले को इस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं तो फिर जो मुसाफिर हैं उनका भी इतना ही ताबन जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से ये चीज़ अगर होगी उतना ही आपके लोग भी महफूज रहेंगे, मुसाफिर महफूज रहेंगे, और मुसाफिरों को नेचुरली कॉन्फिडेंस भी आता है कि जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर किसी किट में हैं, तो हमें उनसे एटलीस्ट कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। सही सही। अच्छा, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों का? मैसेज मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक इस एयरक्राफ्ट की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक काइंडली मेरी मीडिया से भी रिक्वेस्ट है, सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग होते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि स्पेकुलेशंस, क्या सराइयों से गुरेज करें। जब रिपोर्ट आएगी वो पब्लिश होगी, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम पब्लिश करेंगे, तो तब तक अगर क्या सराइयां ना हो और एक साफ शफाफ तरीके से जब रिपोर्ट आएगी तो सबको पता चल जाएगा। दूसरा, आपकी सर्विसेज के लिहाज से लोगों के लिए मैसेज मैं चाहूंगी, क्योंकि अब लोग परेशान बहुत हो रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आया उन्हें PIA पे एतमाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सर्विस से रिलेटेड आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमारी अटमोट कोशिश यही है कि हमारे जो जहाज़ हैं वो मुकम्मल फिट हों इंजीनियरिंग के हिसाब से, और वो होते हैं, कोई उसमें कोई कभी खुदा न खास्ता कोई स्नैग नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने मुसाफिरों को कि PIA का हर जहाज़ मुकम्मल चेक होने के बाद उड़ान भरता है, इसलिए वो मुतमईन रहें कि इंजीनियरिंग से या टेक्निकली PIA का जहाज़ कोई कभी भी ख़राब जहाज़ हम नहीं उड़ाते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अतर साहब। और इंक्वायरी रिपोर्ट का जिस तरह से आपको इंतजार है, पूरी कौम को इंतजार है, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया था, बहुत सारे लोगों की नजर इस पर है, तो हम भी उम्मीद करते हैं कि तमाम तर मामला शफाफ होंगे और वाकई जो जिम्मेदार है उनको उसके मुताबिक जो भी सजा दी जाएगी उसको डिक्लेयर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम शो में दोबारा हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, डिहाइड्रेशन के मिसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने एंड वाले रोज़ों से देखा कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई थी, और ये ईद के 3 दिन तो शदीद किस्म की गर्मी थी, लोग बाहर भी निकले, परेशान भी नजर आए। फिर हमने अस्पतालों में भी बहुत सारी शिकायत सुनी कि लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। अब गर्मी की शिद्दत से कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर मौजूद है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद कैसे गुजरी? शदीद गर्मी वाली बिल्कुल ऐसे ही है। कल तो तीसरे दिन ज्यादा गर्मी थी, इनफैक्ट बहुत ज्यादा गर्मी थी। ऐसे ही है। और अब लोग भी बहुत सारी शिकायतें करते नजर आ रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, डिहाइड्रेशन के मसाइल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अब इसका मुझे आपसे हल पूछना है कि इसका हल क्या है, किस तरह से हमने अपनी केयर करनी है, मैं आपसे जानूंगी। नाज़रीन, अभी यहाँ पर लोगों की जब हम शिकायतों की बात कर रहे हैं, मसाइल की बात कर रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा मसला लोगों का है महंगाई का। सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। ईद के 3 रोज हमने ये भी मसला बहुत ज्यादा लोगों का सुना कि सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। चिकन के रेट्स हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिए थे। हसन मार्केट में मौजूद है, हसन की जानिब रुख कर लेते हैं। जी हसन, बताइए। जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कि जैसे कि पहले माह रमज़ान था, अब ईद उसके बाद आई, जो कीमतें हैं उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती। लीमू आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 400 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर आलू की कीमत की बात कीजिए तो आलू जो है वो 60 से 70 में, जबकि प्याज जो है वो 40 से 50 रुपये में ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन की कीमत की बात कीजिए या अदरक की कीमत की बात कीजिए तो उसमें भी कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी नरखनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियाँ हों, फल हों या कोई भी चीज़ हो, उसकी फ़रोख्त को हर सूरत में यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि इसके साथ साथ अगर बात कीजिए ब्रायलर की कीमत की तो उसकी कीमत में कोई कमी नज़र नहीं आती। और सरकारी नरखनामे में मुर्गी के गोश्त की कीमत 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन शहर के किसी भी इलाके में मुर्गी का गोश्त जो है वो 260 रुपये में फ़रोख्त नहीं किया जा रहा। और इसकी जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि पोल्ट्री फार्मर्स के पास इस वक्त मुर्गी जो है वो मौजूद नहीं है, रसद के मुताबिक सप्लाई जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। जबकि अगर बात कीजिए कीमत की तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी का गोश्त जो है वो 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ठीक है हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहर में महंगाई की सूरत हाल आप हमें बता रहे थे, लोगों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप बता रहे थे। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, हम बात कर रहे हैं गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, डिहाइड्रेशन के मिसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, हाइड्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप ये नहीं कर सकते आपने इकट्ठे 8 गिलास पानी पी लिया या आपने सुबह सो के उठ के 6 गिलास पानी पी लिया तो अब आप सोचेंगे आपके पूरे दिन बिल्कुल। अब आपने करना क्या है, घंटे घंटे के बाद या 2-2 घंटे के बाद आपने
पानी का 1 गिलास ज़रूर पीना है। या अगर आपको पानी पीना नहीं पसंद तो आप पानी को खाना शुरू कर दें, जैसे टमाटर का, स्ट्रॉबेरीज हमारे पास मौजूद है उनका, वाटरमेलन बहुत अच्छा सोर्स है। तरबूज का इस्तेमाल लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुस्तनद है, और फिर इससे मसाइल जो होंगे मैं वो भी डिस्कस करना चाहूँगी। पहले तरबूज का इस्तेमाल किस तरह, किस टाइम आपको कितना कर सकते हैं? अच्छा, तरबूज जो है ये इसके अंदर 92% वाटर है, यानी कि मेजर जो इसका पोर्शन है वो पानी पे ही मुश्तमिल है। एंड हाइड्रेशन ये बहुत अच्छी आपकी अचीव करा देता है। बहुत अच्छा स्नैक भी है, इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, कोई चोट लगती है तो उसको भी हील करने में मदद देता है। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन ए मौजूद होता है। विटामिन ए हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। जो इसके अंदर लाइकोपीन मौजूद है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। तो हार्ट के और ब्लड प्रेशर के मरीज भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट्स के लिए ये इसलिए अच्छा है कि अगर आप वाटरमेलन का 1 कप खाते हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत कम है, उसके अंदर 46 कैलोरीज हैं और वो आपका शुगर भी नहीं बढ़ाएगा, पेट भी भर जाएगा क्योंकि वाटर कंटेंट बहुत हाई है। फाइबर इसमें इतना ज्यादा नहीं है, फाइबर कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छा होता है, पाइल्स के लिए अच्छा होता है, वो इसके अंदर इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर वाटर कंटेंट है वो डाइजेशन से रिलेटेड भी मसाइल को सॉल्व करता है, हार्ट से रिलेटेड मसाइल को भी सॉल्व करता है, शुगर ब्लड प्रेशर को भी। अच्छा, ये है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कहते हैं अच्छा इसका इतना फायदा है तरबूज का, और वो इसको बहुत ज्यादा खा लेते हैं, ऑब्वियसली इसका भी नुकसान होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हर चीज अगर आप जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान है। हमारी बॉडी एक हद तक वाटर भी, हमारी जो किडनीज है वो एक हद तक वाटर जो है वो प्रोसेस कर सकती है। अगर मैं 1 घंटे में 3 गिलास से ज्यादा पानी पीऊंगी किडनी फेलियर हो सकता है, मतलब इमीडिएटली तो नहीं, अगर मेरी रूटीन है कि मैंने 3 गिलास से ज्यादा 1 घंटे में पानी पीना है तो किडनी फेलियर तक हो सकता है। सेम गोज फॉर वाटरमेलन। विटामिन सी, विटामिन ए वगैरह हमारी बॉडी एक हद तक जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप उसको ज्यादा देना शुरू कर देंगे बॉडी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। 2 कप से ज्यादा कोशिश ये करें 2 कप से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वैरायटी भी लेकर आना जरूरी है। अगर वाटरमेलन के फवायद हैं, इसका ये मतलब नहीं हमने पूरे दिन में सिर्फ वाटरमेलन नहीं खाना है। आप नाश्ते से पहले, अगर नाश्ते से पहले प्री ब्रेकफास्ट में एम्प्टी स्टमक वाटरमेलन खाते हैं आपका मेटाबॉलिज्म तेज करेगा ये। सो एक उस टाइम पे ले लें और एक नाश्ते के 3 घंटे बाद वाटरमेलन की सर्विंग ले लें। उसके बाद शाम में या रात में अगर आपने फ्रूट खाना है आप कोशिश करें आप कोई डिफरेंट फ्रूट खाएं ताकि डिफरेंट आपको वाइटामिन भी मिले और डिफरेंट आपको मिनरल्स भी मिले। सही। अच्छा, तरबूज खाने के बाद पानी लोग पी लेते हैं, मुझे बताइएगा उसका क्या नुकसान है? तरबूज के अंदर वाटर कंटेंट जैसे मैंने बताया ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, उसके ऊपर से आपने पानी पी लिया, अब आपका जो स्टोमिक लाइनिंग है उसका सोचे क्या हाल हो गया होगा कि पहले ही फ्लेवर्ड वाटर उसके अंदर मौजूद है, ऊपर से आपने और पानी पी लिया। वो जितना एसिड वाला पानी है या जितना वो फ्लेवर्ड पानी है वो बहुत ज्यादा, एक तो प्रेशर आपके स्टोमिक पे बन जाएगा, दूसरा वो ऊपर की तरफ वापस आना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज, बहुत ज्यादा मैदे के मसाइल जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। वॉमिटिंग, डायरिया भी इसके साथ इसीलिए रिपोर्ट किया जाता है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को ये मसला है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं उनके साथ आप पानी नहीं पी सकते। सो इसके साथ आपने ना तो पानी पीना है ना दूध का कॉम्बिनेशन बनाना है। वाटरमेलन इटसेल्फ बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है, 92% वाटर है इसके साथ, ना तो आपको पानी की जरूरत पड़ेगी ना आपको दूध की। हाँ, 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद आप दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो कहते हैं कि जी स्किन के मसाइल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ना सिर्फ फेस की बल्कि उनकी स्किन हाथों की भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा ड्राई होकर रह जाती है। तो बताइएगा कि स्किन के लिए भी क्या इसी तरह से तरबूज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं? स्किन के लिए हम ये कह सकते हैं कि जहां आपने 2 कप इस्तेमाल करना है चले 3 कप इस्तेमाल कर लें। बाकी फिर वही कि विटामिन सी रिच और भी बहुत सारी डाइट है, आपने उसको भी लेकर आना है। डिहाइड्रेशन की जो सबसे पहली अलामत एक डाइटिशियन होने के नाते मैं देखती हूँ वो ये देखती हूँ कि स्किन पे आपके एजिंग नजर आना शुरू हो जाती है, बुढ़ापा नजर आना शुरू हो जाता है। एज आप 5 है लेकिन मुंह पे लाइंस पड़ रही हैं और इसके अलावा स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हुई हुई है, बहुत ज्यादा फ्लेक्स बने हुए हैं, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हुई हुई है। आप अपनी स्किन पे जुल्म कर रहे हैं अगर आप उसको हाइड्रेट नहीं रख रहे। एक दफा मुंह पे झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं वो आप कभी भी उससे रिवर्स नहीं कर सकते। आप 25 से 28 तक आपने पानी का इतना ध्यान नहीं रखा, 28 ईयर्स पे आके आपने बहुत ज्यादा हाइड्रेशन रखना शुरू कर दी, जो मुंह का हाल हो गया वो अब हो गया है। अब ये नहीं होगा कि आपने पानी पीना शुरू कर दिया तो वो झुर्रियां गायब हो जाएंगी। टाइम पे अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू करें। वाटरमेलन उसके लिए बहुत अच्छा है, टमाटर उसके लिए बहुत अच्छा है, एंड अगेन पानी का इस्तेमाल जो है वो सबसे बेहतर है। इसके अलावा जो गलतियां हम करते हैं ना वो ये करते हैं कि हम चाय का इस्तेमाल, कॉफी का इस्तेमाल गर्मियों में बहुत ज्यादा करते हैं।
2 कप से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप एडिक्ट भी हैं तो चलें 3 कप तक ले लें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ये डायूरेटिक है, इनको पीने से यूरिन ज़्यादा आता है। जितना यूरिन ज़्यादा आएगा उतना आपकी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट, हम उतना ज़्यादा पानी नहीं पी रहे होते जितनी हम चाय पी रहे होते हैं, जितनी हम कॉफ़ी पी रहे होते हैं। इनफैक्ट कल मेरी मामा, मैंने कहा मुझे प्यास लगी है, मेरी मामा कहती चाय पी लो ठीक हो जाएगी। हालांकि अगेन पढ़ी लिखी हैं, बट उनके जहन में ये चीज़ है कि चाय जो है वो वाटर का ऑल्टरनेटिव है, मुतबादिल है। सो ये हमने गलती नहीं करनी। चाय जो है वो डायूरेटिक है, वो उल्टा पानी की कमी करती है। अगर आप चाय का इस्तेमाल ज्यादा करें तो कोशिश करें चाय के 1 कप के साथ 2 गिलास पानी जरूर पिएं। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक चीज जो मैं अक्सर सुनती हूँ वो ये है कि खाली पेट तरबूज का इस्तेमाल, इसकी बहुत ज्यादा अफादियत है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम आयशा से ही पूछेंगे। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। आयशा हमारे साथ मौजूद है। तरबूज के इस्तेमाल पे हम बात करें। आयशा, खाली पेट अफादियत लोग कहते हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा है, मुझे बताएगा इसमें किस हद तक सच्चाई है? खाली पेट आप जो भी चीज़ खाएंगे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब तरबूज के अंदर जैसे मैंने बताया वाटर कंटेंट बहुत हाई है। हम जानते हैं कि खाली पेट पानी पीना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और अगर उसके साथ कोई चीज़ जैसे न्यूट्रास्यूटिकल वगैरह कोई ऐड कर लिया जाता है वो मज़ीद फ़ायदेमंद हो जाता है। अब हम पानी और उसके साथ बेसिकली विटामिन ए, विटामिन सी वगैरह ले रहे हैं जो कि ज़ाहिर है हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट भी करेंगे। अगेन अगर हम विटामिन सी एम्प्टी स्टमक लेते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, हमारा ब्लड प्रेशर का मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला काफ़ी हद तक रिजॉल्व होगा। और अगेन जो सुबह उठते साथ ही हमें किक स्टार्ट चाहिए होता है, जो कि ख़वातीन या इवन मर्द हज़रात भी यूजुअली ब्लैक कॉफ़ी या चाय के साथ ले रहे होते हैं। तरबूज उसका सबसे अच्छा तरीका है, बहुत एक किक स्टार्ट आपकी बॉडी को दे देगा। हाँ, इसके अंदर कैफीन नहीं है, लेकिन एक इंतहाई हेल्दी प्री ब्रेकफास्ट है ये। जो लोग वेट लॉस के मसले के साथ लड़ रहे हैं, जो जिन्हें उठते साथ ही भूख भी लग जाती है और वो वेट नहीं कर सकते कि आधा घंटा भी नाश्ते का वेट करें, उठते साथ ही 1 कप तरबूज का अगर ले लेते हैं तो आधा घंटा भी उनका गुजर जाएगा, एक अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल भी हो जाएगा। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब बच्चे जो हैं वो उस तरह से तरबूज खा नहीं सकते हैं, या बच्चे ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, जूस के अल्टरनेट फॉर्म पे आप जा सकते हैं। अगर आप बच्चों को देना चाह रहे हैं तो जूस हम किस तरह से तरबूज का बना सकते हैं, इसका जबरदस्त तरीका कोई बताइएगा। बस आपने तरबूज काटना है, उसके अंदर से बीज नहीं निकालने। जो तरबूज के बीज हैं उनकी अपनी अफादियत है, उनके अंदर प्रोटीन है, उनके अंदर हेल्दी फैट्स हैं। यानी आपको खा भी लेने चाहिए अगर आप बिल्कुल खाने चाहिए, इनफैक्ट खाने चाहिए। प्रोटीन जो है वो बच्चों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बच्चों के बालों के लिए, नेल के लिए, स्किन के लिए ज़रूरी है। कद लंबा जिन बच्चों का नहीं हो रहा होता या कोई मसला आ रहा होता है उनके लिए भी प्रोटीन इंतहाई फ़ायदेमंद है। जो इसके अंदर मौजूद फैट है वो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चे क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, उन्हीं के जो एज मेट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। वजह होती है ओमेगा 3 की कमी। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में ओमेगा 3 चाहिए होता है, और बच्चे अक्सर बादाम वगैरह नहीं खा रहे होते, या माएँ भी डर के नहीं दे रही होती गले में ना फंस जाए या कुछ ऐसा। तरबूज का बीज उसका बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। सो आपने बीज नहीं निकालना, वही तरबूज काट के आपने ब्लेंडर के अंदर डाल के थोड़ी सी उसके अंदर आप चाहें तो आइस, काला नमक, काला नमक उसके अंदर डाला जा सकता है, थोड़ा सा अगर डालना चाहे हनी डाला जा सकता है, एंड उसका एक स्लश टाइप बना के आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर आपको डर है कि बच्चे का गला खराब हो जाएगा, आपने जस्ट ठंडा तरबूज जो है उसको ब्लेंड करके बच्चे को दे देना है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उसके अंदर आइस भी डालने की जरूरत नहीं है। ब्लेंड करके अगर बच्चा फिर भी नहीं पीता तो आप उसको स्ट्रेन कर सकते हैं, आप उसको पुन के बच्चे को दे दें ताकि उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मुंह में बच्चे के कोई चीज ना आए और बच्चा जो है वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। उसको स्ट्रेन करके भी बच्चे को दिया जा सकता है। जिन बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, ये उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि जब आप उसके अंदर से उसको पुन लेंगे तो उसके अंदर कैलोरी कंटेंट हाई हो जाएगा। पीछे जितना उसका थोड़ा बहुत फाइबर है वो पीछे रह जाएगा, कैलोरी कंटेंट उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। यूजुअली ये होता है कि बच्चे 5 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनकी माएँ बहुत परेशान होती हैं। ग्रोथ स्पर्ट आता है, बच्चों का कद लंबा हो रहा होता है, वेट एकदम जो है बच्चे का नीचे जाना शुरू हो जाता है, माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं उस टाइम पे वाटरमेलन स्लैश या वाटरमेलन जूस जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकी फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वाटरमेलन जो है उसके अपने फायदे हैं। बीज के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, प्रोटीन भी आपको देगा, ओमेगा 3 भी देगा, फाइबर भी देगा, वाटर कंटेंट और फिर गर्मी की शिद्दत को कम भी करेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आपने जबरदस्त तरीका बता दिया कि अगर तरबूज नहीं बच्चे खा रहे हैं तो आप उन्हें बहुत जबरदस्त फ्लश बना के दे सकते हैं। शहद उसमें डालेंगे, उसकी भी अफादियत जो है वो बहुत ज्यादा है। पानी का अल्टरनेट क्या है? अगर आप दिन में 3 दफा तरबूज ले रहे हैं कि अच्छा सीजन है, इसके बहुत सारे फवाइद हैं, और आपने पानी बिल्कुल पीना बंद कर दिया है, तो क्या पानी का अल्टरनेट है?
अच्छा, पहले मैं पिछली वाली बात को कंटिन्यू करती हूँ बच्चों के हवाले से। स्लश के साथ साथ हम इसकी आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। बिल्कुल, उसी स्लश को आपने आइसक्रीम वाले सांचे के अंदर डाल के फ्रीज कर लेना है। ठीक है। बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है, मीठा उन्हें वैसे भी उन्हें बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है, सो बेसिकली उनको डिजर्ट की उनकी सर्विंग भी पूरी कर देगा, हेल्दी भी हो जाएगा, वाटर कंटेंट भी इसके अंदर अच्छा, हाइड्रेशन भी उनको कराता रहेगा। और जो बच्चे पानी भी नहीं पीते, इवन स्लश की फॉर्म में भी नहीं पीते, उनको भी एक और जबरदस्त ऑप्शन जो है वो आयशा ने शेयर कर दिया कि इस तरह बच्चों को तरबूज दे सकते हैं। और पानी का कोई नेम बदल नहीं है, पानी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। हर वो चीज देखें, अगर आप तरबूज खा रहे हैं, आपको तरबूज को बर्न करने के लिए भी पानी चाहिए। अच्छा। हम कोई भी चीज कुछ भी खाते हैं, हमें उसको बर्न करने के लिए पानी चाहिए होता है। जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं उतना आपको फ्लूइड चाहिए होता है। हाँ, पानी बिल्कुल ना लेने से ये बेहतर है, लेकिन ये पानी का ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आप तरबूज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ आपको पानी पीना है, पानी का इस्तेमाल कितना रखना है और कब कब करना है, ये भी मुझे बता दीजिए। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो है बहुत आसान, बीइंग अ मुस्लिम बहुत आसान तरीका ये है कि हर नमाज से पहले, हर नमाज के बाद आप 1 गिलास पानी पी लें, आपके 10 गिलास पानी पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग नमाज नहीं पढ़ पाते किसी वजह से, उन्हें ये चाहिए 2 घंटे के अंदर 1 गिलास पानी वो जरूर पिए। पानी इकट्ठे नहीं पीना, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा किडनी खराब होगी। 3 गिलास से ज्यादा आपकी किडनी 1 घंटे में प्रोसेस नहीं कर पाती है। अगर आप 3 गिलास से ज्यादा देंगे, किडनी फेलियर की। आयशा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी लोग पीते हैं, चिल्ड वाटर का इस्तेमाल, क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है, तो मुझे इसका बता दें कि इसकी अफादियत पानी की क्या कम हो जाती है पीने से, या वाकई ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है? देखिए, ठंडा पानी पीने का सिर्फ एक फायदा है कि वो आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर देता है, एकदम बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट दे देता है। जितनी आपकी वेसल्स हैं उनको श्रिंक कर देता है। ठंडी चीज हमेशा श्रिंक करती है। अब जब वेसल्स श्रिंक हो गई, डाइजेशन जो है वो रुक जाएगी। जाहिर है बहुत सारी बीमारियां उसके साथ आ सकती हैं। एक दफ़ा डाइजेशन रुक गई, कॉन्स्टिपेशन का मसला भी आएगा, पाइल्स का मसला भी आएगा, और अगर वेसल्स आपकी श्रिंक हुई हैं, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला भी आना शुरू हो जाएगा। पानी पीना है तो चले नीम गर्म बेशक ना पिए, वैसे तो नीम गर्म पीना चाहिए। नीम गर्म पानी जो है वो वेसल्स को खोलता है, डाइजेशन को बढ़ाता है, बहुत सारे उसके फायदे हैं। लेकिन अगर आप नीम गर्म पानी नहीं पी सकते, कम से कम उसको रूम टेम्परेचर पे पिए। और चलें, दिन में 1 दफा आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, 2 दफा बहुत ज्यादा प्यास लगी, आप उस टाइम पे ठंडा पानी पी लें। बाकी राउंड द डे जो आपने अपने ग्लास पूरे करने हैं ना, वो आप नॉर्मल टैप वाटर के पूरे करें। सही, और यही इसकी आफादियत है। और ठंडा पानी बार बार, हम आजकल वैसे भी चेंजेस की वजह से मौसम की बहुत ज़्यादा गले खराब की शिकायतें भी आ रही हैं, तो आपने अपना ख्याल खुद ही रखना है। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत ज़बरदस्त टिप्स आपने शेयर किए हैं। उम्मीद है आप लोग इस पे अमल करेंगे, गर्मी की शिद्दत से आप बच सकेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है फाहद भट्टी ने। शहर में लॉकडाउन में नरमी पैदा की गई है और हम देख रहे हैं कि मार्केटों का टाइम अब 9 to 5 कर दिया गया है। आज हम ईद के चौथे दिन सूरत हाल देख लेते हैं, क्योंकि मार्केटों का टाइम अब वज़ा कर दिया गया है। लोगों में एक जो परेशानी थी कि मार्केटें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, उस हवाले से भी जो है वो लोगों को बता दिया गया है। अब सूरत हाल मार्केट्स की क्या है, फाहद से जान लेते हैं। फाहद, बताइएगा। में लॉकडाउन अब भी बरकरार है, सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं, ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर है, मार्केट्स भी बंद नज़र आ रही हैं। हालांकि हुकूमत की जानिब से जो मार्केट्स खोलने का टाइम दिया गया है वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का टाइम है, मगर अब भी मार्केटें जो हैं वो बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रही हैं। उसके अलावा जो सड़कों पर ट्रैफिक है वो भी ना होने के बराबर है। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी ज़रूर की गई है, मगर शहर भर की अहम शाहराहों समेत जो दीगर शाहराएँ हैं वो भी बिल्कुल हमें खाली नज़र आ रही हैं। लॉकडाउन में जो नरमी की गई है उसके अलावा अगर मार्केट की सूरत हाल देखी जाए तो शहर की छोटी बड़ी मार्केट जो है उनके खोलने की इजाज़त दी गई है सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, मगर अब भी जो है वो मार्केटें बिल्कुल खाली नज़र आती हैं। मार्केट्स जो हैं वो अब भी बंद नज़र आ रही हैं। ईद की जो छुट्टियां थीं उनमें से एक छुट्टी जो है वो अब भी बाकी है, क्योंकि कल से सरकारी दफातर और बाकायदा तौर पर मामूल के मुताबिक जो है वो काम शुरू किया जाएगा, मगर जो ईद के 3 रोज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी तक जो है वो शहर में उस तरह ट्रैफिक दिखाई नहीं दे रही जिस तरह पहले ट्रैफिक का रश होता था। सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, मार्केट्स में सन्नाटा छाया हुआ है। हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन में नरमी की गई है उस सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जो है वो मार्केट्स खोली जा सकती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फहद, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने शहर की हमें सूरत हाल बताई। करेंसी रेट्स क्या हैं, क्योंकि अब छुट्टियों के बाद उतार चढ़ाव भी देखा जा रहा है, तो वो क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं।
کرنسی ریٹس بھی آپ نے جان لی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. مجھے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم پر آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.